हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पूरन सर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आइए साथियों, व्यापम में किस तरह से कूट वाले सवाल पूछे जा रहे हैं, उन सभी जो सवाल पूछे जा चुके हैं अब तक के प्रीवियस ईयर के, उन सभी कॉम्बिनेशन को हम लगभग 55 सवाल इस पूरे वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि सवाल क्रमांक भी तो ज्यादा है। तो चलिए, किस तरह से आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं, कहां से और कौन कौन से चैप्टर से आपके दिए जा रहे हैं, किस तरह से फार्मूले आपका प्रयोग हो रहे हैं, उन सभी चीजों को हम इस पूरे सेशन में सीखने वाले हैं। इससे पहले आपने कॉन्सेप्ट को नहीं समझा होगा, तो हमने 4 वीडियो कॉन्सेप्ट को बनाए हैं। उन चारों वीडियो को आप 1 बाय 1 करके देखिए। उसके बाद ये सेशन बहुत ही आसान लगेगा क्योंकि व्यापम जो है वो पूछ रहा है पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट को कूट बनाकर। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं। इससे पहले कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। तो चलिए साथियों, सेशन की शुरुआत में सबसे पहला सवाल हमारा बन रहा है, जो कि 4 जनवरी 2024 हाई कोर्ट एग्जाम में HJJA 2025 नोटिफिकेशन नंबर था। उसमें आपका 4 जनवरी 2026 में ये सवाल पूछा गया था। नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। आपको पहले ही क्लास में पढ़ाया गया है कि नंबर सिस्टम से क्या क्या चीजें, आपके परिमेय संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, ये सारी चीजें बताते हैं। तो आइए सेशन में हम समझते हैं कि निम्नलिखित को सुमेलित करिए। एक कॉलम 1 है और एक कॉलम 2 है। इसमें बोला गया है एक संख्या अभाज्य है। अब संख्या अभाज्य है, उसको क्या कहा जाता है, अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या है? तो अभाज्य संख्या की सामान्य परिभाषा है वह संख्या जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड है, एक और स्वयं। तो ऐसा लिखा हुआ है क्या कहीं पर, जिनके केवल 2 गुणनखंड है, एक और स्वयं। तो ये पहला नंबर का आपका ये हो जाएगा 2 नंबर वाला। तो पहला नंबर का 2 नंबर वाला कहां है, बी और डी में है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी जो है वो हमारा गलत हो जाएगा। चलिए, चीजें क्लियर? ओके। एक संख्या भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है, इसका मतलब है उसके गुणनखंड बहुत सारे होंगे, जिसके एक से अधिक गुणनखंड है। तो एक संख्या भाज्य है, उसके एक से अधिक गुणनखंड होंगे। तो बी का आएगा आपका 3 नंबर। तो बी का आपका 3 नंबर यहां पर दिखा रहा है, बी का 1 नंबर यहां दिखा रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बस इतना ही करना था, इतना ही चेक करना होता है सवाल में। अब बाकी एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं आप सभी जानते हैं, जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए। मतलब 3 नंबर का आपका आएगा 4, जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q दोनों पूर्णांक हो और q इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए। एक संख्या भिन्न है, भिन्न किसे कहेंगे, जिसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q दोनों पूर्ण है। तो ये आपका चौथा नंबर, मतलब डी के लिए पहला नंबर प्रयोग होगा। तो डी का पहला, सी का चौथा, बी का तीसरा और ए का दूसरा, ये सवाल का जवाब होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ज्योमेट्री से। अब देखिए, नीचे दिए गए कथन एएस और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनिए। स्टेटमेंट कह रहा है त्रिभुज एबीसी की भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाकर त्रिभुज PQR बनाया गया है। एबीसी त्रिभुज है, उसके मध्य बिंदुओं को मिलाकर PQR बनाया गया है त्रिभुज, है ना। तो ये त्रिभुज बनाया गया है, तो ध्यान से समझिएगा। ये जो त्रिभुज बना है PQR, वो बड़े त्रिभुज एबीसी का क्या है, 1/4 हिस्सा होता है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। तो उसी चीज को यहाँ पर कथन में लिखा गया है कि क्षेत्रफल PQR जो है वो क्षेत्रफल एबीसी का 1/4 है। क्षेत्रफल एबीसी अगर 4 है तो क्षेत्रफल PQR जो है वो एक हिस्सा को दिखाएगा। तो कथन तो हमारा सही है, कथन हमारा सही है। अब कारण क्या बोलता है, 2 समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात दोनों त्रिभुजों के संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। 2 समरूप त्रिभुज के परिमापों का अनुपात दोनों त्रिभुजों के संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। संगत ऊंचाइयों के अनुपातों के बराबर होता है, ये भी सही है, लेकिन ये ऊंचाई के माध्यम से बोल रहा है और ये क्षेत्रफल के माध्यम से बोल रहा है। कथन और कारण दोनों सही हैं, कथन और कारण दोनों सही हैं। तो कहीं दोनों सही है लिखा है क्या? एएस और आर दोनों सत्य है और आर एएस की सही व्याख्या करता है। एएस आर दोनों सत्य है लेकिन आर एएस की व्याख्या नहीं करता है। इसका मतलब है हमारा बी आंसर सही होगा। दोनों सत्य तो है, लेकिन एएस आर जो है, कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। सही व्याख्या क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसके संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर क्षेत्रफल होता है। यहां पर खाली बोला गया है परिमाप के बारे में। तो दोनों, मतलब कथन भी सत्य है, कारण भी सत्य है समरूप त्रिभुज के अकॉर्डिंग, लेकिन कथन का जो है हिस्सा वो कारण सेटिस्फाई उसको नहीं कर रहा है, मतलब व्याख्या पूर्णता नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर आपका बी आंसर होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करिए। कॉलम 1 और 2 आपका ये है आयतन से रिलेटेड, फार्मूला बेस्ड है। लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको हम कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, CSA कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। ठीक है, CSA कर्व सरफेस एरिया आप सभी जानते हैं 2πRh होता है। ओके जी, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRh। ओके, बेलन का आयतन, पाई r स्क्वायर h होता है, ये आप सभी को मालूम है। ओके,
शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि 1/3 होता है बेलन के आयतन का। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल चारों तरफ से एक सर्कल नजर आता है, इसीलिए 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक सर्कल का आपका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। सीधी सी बात है, फार्मूला था, कुछ ऐसा खास नहीं था। लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, मतलब ए नंबर का 4 होगा, तो ए का 4 बी और सी में दिखा रहा है, इसका मतलब है मेरा ए और डी जो है वो गलत होगा। ठीक है, बी का देखो, बी बेलन का आयतन क्या है हमारा 1 नंबर, तो बेलन का आयतन 1, ऑप्शन यहां पर भी क्या हो जाएगा, बी मेरा राइट आंसर होगा। बस इतना ही ध्यान रखना रहता है, कुछ नहीं है, बस फार्मूला पता है, तुरंत तुरंत सवाल का जवाब मिलते जाएगा। अगला सवाल है हमारा, गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करिए। गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालना है। अब ये संख्या कोई ना कोई लेके मैं आपको समझाता हूं ताकि आपको क्लियर हो सके। जैसे अगर हम लेते हैं, आपका ले लेते हैं 36 का वर्गमूल निकालना है, तो आप सभी को मालूम है 6 होता है। क्या होता है, 36 का वर्गमूल 6 होता है। लेकिन सवाल में आपको वैसा नहीं बोला है कि कोई भी संख्या का वर्गमूल क्या होता है, उसको प्रोसीजर किस तरह से गुजारोगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप वर्गमूल के अंदर के अंक को लिखोगे। ये अंक जो दिया है उसको लिखोगे 36 को, यहां पर क्या करोगे, 36 को लिखोगे। 36 को लिखने के बाद दिए गए अंक के गुणनखंड ज्ञात करोगे। इस 36 को लिखने के बाद इनका गुणनखंड ज्ञात करोगे, तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12 और 12 तिया 36। अभाज्य संख्या के गुणनखंड में निकालना है। तो पहला प्रोसीजर में वर्ग आपका क्या लिखे, वर्गमूल के अंदर के अंकों को लिखेंगे 1, फिर दिए गए अंक के गुणनखंड करेंगे 2 नंबर। उसके बाद हम क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे भाई, क्योंकि वर्गमूल निकालने के लिए 2-2 अंकों का जोड़ा चाहिए, घनमूल निकालने के लिए 3-3 अंकों का, तो 2-2 अंकों का जोड़ा हम बना लिए इस तरह से। ये लीजिए 3-3 का 2, 2 3 है, एक पेयर बन गया, 2 2 है, एक पेयर बन गया। तो ये हो गया पहला नंबर, दूसरा नंबर। अब 2-2 समूह बनाए तो ये तीसरा नंबर का पॉइंट हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद हम एक एक अंकों को लिखेंगे वहां से लाके। अब यहां से 3 दूनी 6, इनका गुणन करेंगे, आंसर लेंगे। तो प्रत्येक समूह के एक एक अंक को लिखेंगे, तो ये चौथा पॉइंट हो गया, और इनको लास्ट में गुणा करेंगे, 6 आंसर मिलेगा, ये 5वां पॉइंट हो गया। तो हमारा पहला नंबर में क्या आया, एम आया। पहला नंबर में क्या आया, एम आया। एम से स्टार्ट कोई हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो पहला नंबर एम, फिर दूसरा नंबर के, तीसरा नंबर एल, चौथा नंबर आपका एन, और 5वां नंबर ओ होगा। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। इस तरह से आपको इस तरह के सवाल को बनाना होता है। आइए अगला सवाल, इसी एग्जाम में आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका सीजी व्यापम जो एग्जाम ले रहा है, 4 से 5 सवाल जो है वो इसी तरह से कथन कारण या कूट से रिलेटेड सवाल पूछ रहा है, जो कि आपको पहले ही 4-5 वीडियो के माध्यम से हमने पूरे कॉन्सेप्ट को सिखा चुका है। वही कॉन्सेप्ट से सवाल आपका आ रहा है। उस कॉन्सेप्ट को अगर ध्यान से और अच्छे से पढ़ेंगे तो पूरा आपका ये सवाल जो है वो बन जाएगा, कोई सवाल नहीं छूटेगा। आइए बात करते हैं अगला नंबर की। देखिए, नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प को चुनिए। ये सवाल जो है आपका एलसीएम एचसीएफ से है, ध्यान रखिएगा। यदि ए तथा बी 2 अभाज्य संख्या है, ए और बी 2 अभाज्य संख्या है, तो उनका एलसीएम क्या होगा, उनका गुणनखंड होगा, और उनका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। ए तथा बी लघुत्तम समापवर्तक, उसके गुणनफल ए इंटू बी के बराबर होता है। ठीक है भाई, देखो 2 अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका गुणनफल ही क्या होगा, वह एलसीएम ही होगा। तो एलसीएम उनके गुणनफल a इंटू बी के बराबर होता है। तो कथन तो सही बोल रहा है, कथन क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। दूसरा चीज क्या बोल रहा है, कारण a तथा b का एकमात्र समान गुणनखंड 1 होता है। देखिए, a और b अभाज्य संख्या होने के कारण एक ही क्या होगा, उसका समान गुणनखंड होगा। क्यों, क्योंकि अभाज्य संख्या वह संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता। तो उनका एचसीएफ जो होगा एक मात्र समान गुणनखंड। समान गुणनखंड का मतलब है यहाँ पर एचसीएफ। किससे है, एचसीएफ से है। तो एचसीएफ है, इसका मतलब इनका एचसीएफ जो निकल कर आएगा अभाज्य संख्या का, वो होता है 1 होता है। तो यहां पर क्या क्या बातें कही गई हैं, ये भी सत्य है, ये भी क्या है आपका सत्य है, ये भी क्या है आपका सत्य है। अब क्या बोल रहे हैं, कथन और कारण दोनों सत्य है, और आर मतलब कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो ये राइट होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर देखिए, समझिएगा क्या हो रहा है, चूंकि एलसीएम एचसीएफ की बात आ रही है इसीलिए ये ऑप्शन सही होगा। लेकिन आर एस मतलब कथन
कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता, ये तो गलत होगा, ये दोनों तो गलत ही होगा, लेकिन ऑप्शन बी के बारे में बात करें कि इसका सही व्याख्या क्यों नहीं कर रहा है। सही व्याख्या करता है हमारा आंसर होगा। क्यों? क्योंकि देखो एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा, एलसीएम क्या होगा इसका, a इंटू बी होगा, और संख्या एक a है और संख्या एक b है। तो हम जानते हैं पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो अगर हम यहाँ पर पुटअप करें वैल्यू को, एलसीएम का मान a इंटू बी दिया है और इंटू एचसीएफ 1 है, तो a इंटू बी बराबर a इंटू बी। सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो बोलोगे सर हो रहा है। इसीलिए क्या हो रहा है यहाँ पर, ये दोनों सत्य होने के साथ साथ कारण जो है वो कथन की व्याख्या कर रहा है। अब आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। संख्याओं को आरोही क्रम में, चलिए आरक्षक भर्ती 2025, 5 सवाल आपके पेपर में अभी लेटेस्ट पूछा गया है। अब ये अगला आपका आरक्षक भर्ती अभी 2025 में हुआ है, उसके रिलेटेड सवाल है। संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने की विधि क्या है? निम्नलिखित संख्याओं को आरोही, आरोही मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते क्रम में जमाना है। संख्या है 1971, 45,321, 88,715, 92,547, ये आपका संख्या है। ठीक है जी। सबसे बड़ी संख्या 92,547 और सबसे छोटी संख्या 1971 है। ओके, 1971 से बड़ी अगली संख्या खोजें। इसको बढ़ते क्रम में जमाना है कि कैसे आप बढ़ते क्रम में संख्या को जमाओगे। तो आरोही क्रम ये दिया जाएगा, ये तो कंफर्म है, लास्ट में ओ आएगा, तो मतलब मेरा बी आंसर कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके लास्ट में के है। समझिएगा बात को, ऐसे ही ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। मैं तो बी को आंख बंद करके भी टिक नहीं लगाऊंगा, ठीक है ना, और आंख खोल के भी टिक नहीं लगाऊंगा। ऐसा नहीं है कि आंख खोल के बी आंसर को टिक लगा दो, बिल्कुल नहीं। अब लास्ट में ये आएगा, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार पिछले छोटी संख्या के, अब देखो जब आपने लास्ट में आरोही क्रम जमाया तो ये क्रम मिला, तो भाई सबसे बड़ा अंक उससे छोटे पहले अंक आएगा, उससे पहले छोटा अंक आएगा, उससे पहले छोटा अंक आएगा, तो ये लाइन वही बोल रही है। इसी प्रकार पिछले छोटी संख्या से बड़ी संख्या अगली संख्या को लिखेंगे, पिछला छोटा है उसको बड़ा लिखेंगे, तो ये ओ के पहले आपका एन आएगा, तो ओ के पहले एन आएगा, यहां पर ओ के पहले एम दिखा रहा है, गलत हो जाएगा। अब ए और सी में हमको जवाब देना है, ठीक है, ये वाला पॉइंट भी हो। 1971 सबसे बड़ी से बड़ी अगली संख्या खोजेंगे, तो 1971 को हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले में रखेंगे 1971, इससे बड़ा अंक ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, तो यह हमारा क्या होगा, m उसके पहले आएगा, n से पहले m आएगा, तो n से पहले क्या आ रहा है, m आ रहा है। ओके, यहाँ पर n से पहले क्या दिखा रहा है, l। ओके, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी और सबसे छोटी की पहचान आप शुरू में कर लोगे, उसके बाद आप सबसे छोटे संख्या को सामने रखोगे, फिर उससे बड़ा कौन है, फिर उससे बड़ा कौन है, फिर उससे बड़ा कौन है, ये रखते हुए चलोगे। तो आंसर हमारा, राइट आंसर यहाँ पर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। ठीक है जी, चलिए ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, ये लीजिए, क्लियर हो गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं अगले कड़ी पर। अगला सवाल हमारा है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सीजी व्यापम आमीन 2025 में पूछा गया सवाल। बेलन, शंकु, घनाभ, गोला। अभी देखिए बेलन, शंकु, घनाभ, गोला, अभी आयतन वाला सवाल आपका एक 4 जनवरी 2026 में हाई कोर्ट में जो पूछा गया, हाई कोर्ट एग्जाम में पूछा गया है, उस टाइप का यहाँ पर अलग कंडीशन है, लेकिन नाम वही है इधर कॉलम 1 में, बेलन, शंकु, घनाभ, गोला। अब ये आपको समझना है कि क्या क्या होता है, सारी चीजें आपको बताई गई है। तो देखिए बेलन, बेलन के बारे में आप क्या जानते हैं, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर, आर प्लस एच होता है, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर, आर प्लस एच होता है, यहां तक क्लियर। शंकु, शंकु के बारे में आप क्या जानते हैं, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, घनाभ क्या होता है, सभी कोण जो है शीर्ष पर समकोण बनाते हैं, जैसे हमारा क्या होता है, वर्ग होता है, सभी चारों कोण जो है 90 डिग्री पर होता है, वैसे ही आपका घनाभ के सभी कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री पर होते हैं। अब गोला, गोला में क्या होता है, एक ही फलक होता है, कोई शीर्ष नहीं होता, कोई कॉर्नर नहीं होता इसमें। ये बन गया जी सवाल। बेलन का 3 नंबर मतलब ए का 3, अब ए का 3 कहां पर है, बी और डी में, तो ए और सी तो मेरा गलत हो गया, ए और सी तो मेरा गलत हो गया। अब बचा क्या, चलो यहीं पे आंसर निकाल के बता देते हैं आपको। ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1, ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में नंबर डी मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है, बस इतना ही करना रहता है, कुछ खास नहीं करना है, आपको फार्मूला पता है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज,
आपका बताया गया है हमारे द्वारा। लाभ हानि कैसे है वो भी बता दिया गया है, मिश्रधन क्या है ये भी बता दिया गया है। सारा चीज आपको पहले से वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया गया है ताकि आपको दिक्कतें बिल्कुल भी ना आए। तो चलिए चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं। तो देखिए आपका चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन यही चक्रवृद्धि ब्याज है। तो ये आपका 4, 1 का 4। अब 1 का 4 कहाँ कहाँ स्टार्ट हो रहा है, तो बोलोगे सर 1 नंबर पर और C नंबर पर, ये 2 मतलब B और ये आपका D, गलत हो जाएगा। लाभ कैसे मिलता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य से मिलता है। ओके जी। मूलधन किसे कहते हैं, तो साधारण ब्याज गुणित दर बटे साधारण ब्याज गुणित 100 बटे दर गुणा समय, ये मूलधन निकालने का तरीका है। P इक्वल टू G, P इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन R इंटू T, यही फार्मूला तो आपको बताया गया है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखिएगा, P इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन R इंटू T, यही चीज तो लिखा गया है वहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं इस कड़ी पर। तो आगे बढ़ते हैं इस कड़ी पर, तो हमको क्या मिला, मिश्रधन लास्ट बच गया। मिश्रधन के लिए क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन क्या हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज। बस इतना ही तो देखना था। अब मिला लीजिए भाई जोड़ी, पहला का 4, दूसरा का आपका 3, दूसरा का 3, पहला का 4 दूसरा का 3, इसमें दूसरा का क्या है, 2 ही दिखा रहा है, तो ये गलत हो जाएगा जी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। क्लियर, बस इतना ही चेक करना रहता है। आपको चीजें मालूम होगी तो चीजें जल्दी से आपका आइडेंटिफाई हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन वृत्त के गुण है। अब वृत्त में क्या पढ़ाया आपको कि भाई वृत्त में जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो पहला चीज क्या लिख रहा है, वृत्त पर व्यास द्वारा बनाया गया कोण 60 डिग्री का होता है। कभी भी ये आपका क्या है, ये जो पहला लाइन लिखा गया है वो ज्योमेट्री का पोर्शन है। व्यास द्वारा वृत्त के परिधि पर बनाया गया कोण हमेशा 90 डिग्री होता है, 60 डिग्री नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा जी। तो बोलोगे सर ये पहला नंबर वाला गलत हो गया। ओके, ये पहला नंबर वाला गलत हो गया। चलिए अब पहला नंबर गलत हो गया, अब दूसरा की बारी है। परिधि व्यास की पाई गुना होती है। परिधि जो होती है, परिधि ध्यान रखिएगा, परिधि ये होता है 2πr होता है ना। तो देखिए यहां पर 2r है और इसी को हम व्यास कहते हैं, तो पाई डी तो लिख सकते हैं ना परिधि को। तो परिधि व्यास की पाई गुना होती है, तो बोलोगे सर हाँ व्यास का पाई गुना होता है परिधि। ये जो व्यास है उसी का पाई गुना होता है, गुना मतलब मल्टीप्लाई होगा परिधि। ओके जी। सभी वृत्त एक दूसरे के समरूप होते हैं, समरूप होते हैं लिखा है, सभी वृत्त एक दूसरे के समरूप होते हैं। जी हाँ बिल्कुल होते हैं। सर्वांगसम कब होगा, जब उसके त्रिज्या बराबर होंगे। ठीक, समान लंबाई की जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। समान लंबाई की जीवा, ये भी हमने पढ़ाया आपको, समान लंबाई की जीवा होगी केंद्र से समान दूरी पर ही स्थित रहेगा। तो KLM आंसर हो जाएगा, KLM। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कौन से सन में पूछा गया है ये भी लिख दिया गया है ताकि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना रहे। चलिए सवाल बोला है, यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 2400 रुपए में बेचता है जिससे उसे 20% की हानि होती है, यदि वह उसी 2400 का उपयोग करके एक अन्य वस्तु खरीदता है और उसे 25% के लाभ पर बेच देता है, तब वह नए लाभ को एक योजना में निवेश करता है जो पहले वर्ष के लिए 10% साधारण ब्याज और दूसरे वर्ष के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज देता है। 2 वर्षों के अंत में उसके पास कुल राशि ज्ञात करने के लिए चरणों का सही क्रम क्या होगा। अब देखिए ये तो कंफ्यूजन करवाने के लिए दिया है, आपको चरणों का सही क्रम क्या होना चाहिए ये पहले ध्यान रखना है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो जाहिर सी बात है भाई, बेचता है 2400 रुपए में, मतलब SP सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य आपको दिया है, आपको तो क्रय मूल्य निकालना ही पड़ेगा कि वास्तविक उसका प्राइस क्या था। तो पहला नंबर में पहला वाला ही आएगा, ये तो अपने को क्लियर है। तो K वाला पहला आएगा, तो K वाला पहला आएगा, तो आपका C और D आंसर नहीं होगा क्योंकि L स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद आते हैं पहली वस्तु का, ये पहला नंबर में आया है ना। उसके बाद पहले क्रय मूल्य ज्ञात के लिए पहले वर्ष के साधारण ब्याज के बाद की राशि को गणना करेंगे। पहले वर्ष के साधारण ब्याज के बाद की राशि का गणना। ओके, दूसरे बिक्री से प्राप्त लाभ की गणना करेंगे। ओके, दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बाद की राशि की गणना करेंगे। अंतिम देखो, पहली वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा, ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद आपको दूसरी बिक्री से प्राप्त लाभ की गणना करना पड़ेगा कि दूसरे वस्तु को बिक्री किए तो कितना लाभ कितना हानि हुआ वो।
तो आपको के के बाद एम, के के बाद एम एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी पर। ठीक है, कैसे पता चल गया? तो देखो भाई, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज आप जो भी राशि है उसको बाद में निकालोगे। पहले वर्ष के लिए 10% साधारण ब्याज और दूसरे वर्ष के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर देता है। ठीक है, क्या बोल रहा है? 25% के लाभ पर बेच देता है तथा इस नए लाभ को एक योजना में निवेश करता है। तो जो लाभ निकलेगा दूसरे वस्तु को बेचने पर, उसको निवेश करता है एक योजना पर। तो भैया लाभ तो निकालना पड़ेगा सेकंड प्रोसीजर में। पहला प्रोसीजर में क्या है, हमने कोई वस्तु बेचा था तो कितने में खरीद के लाया था उसके हिसाब से क्या हो रहा है, उसी 2400 का उपयोग करके एक अन्य वस्तु खरीदता है, खरीदता है बोला है ना, उसको ध्यान रखना है। खरीदता है मतलब अपने को सीपी निकालना पड़ेगा सबसे पहले, उसके बाद बिक्री किया उसको लाभ कितना वो निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, पहले वर्ष के साधारण ब्याज निकालेंगे, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, लास्ट में आपका अंतिम कुल राशि की गणना करेंगे। बस इतना ही रखा है, इसमें कुछ नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के लंबवत द्विभाजक होते हैं। कोई चतुर्भुज है, उनके विकर्ण एक दूसरे के लंबवत, अभी बताया था मैं आप लोगों को क्षेत्रफल में कि वर्ग और समचतुर्भुज ऐसे क्या है, आपके डायग्राम है, ऐसे चतुर्भुज हैं जिनके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटता है। ये बात आपको बताया था, है ना, क्लास नंबर 3 में आई थिंक इसका। तो आपका समचतुर्भुज और वर्ग, इन दोनों में क्या होता है, 90 डिग्री पर एक दूसरे को विभाजित करता है। तो क्या यहां पर है कहीं पर समांतर चतुर्भुज? तो नहीं होगा, ये तो गलत हो गया। आपका समचतुर्भुज और वर्ग कहीं पर है, के एम कहीं पर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो के एम राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है जी, के एम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा ही आपको ध्यान में रखना है, आंसर चीजें टिक लगाना है। चलिए अगला नंबर देखते हैं। स्टेटमेंट मान लीजिए, ये कथन कारण वाला है, समझते हैं। चलिए, x 60 और y 40 है, तो आदमी की औसत गति, औसत चाल क्या होता है, 2xy अपॉन x प्लस वाई। कब की स्थिति में, जब क्या हो, दूरी समान हो। ठीक है, उस आदमी की औसत गति पता करने का सूत्र है एक्स वाई अपॉन 2x प्लस वाई। ये गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि ये गलत होने के कारण ये होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये इसका फार्मूला है, लेकिन ये 2 को नीचे लिख दिया है, तो ये आपका कारण जो है वो गलत आ रहा है। तो कारण गलत है ये तो पता है, कारण सही वाला सही पर सब जगह क्या होगा, गलत होगा। इसमें कारण सही बता रहा है, ठीक है ना, ओके। यहां पर भी बोल रहा है कारण सत्य है, ये भी गलत हो जाएगा। ए एस असत्य है लेकिन कारण सत्य है, कारण सत्य तो होगा ही नहीं। अब एक ही बच जाता है कि क्या, जो कथन है वो सत्य है लेकिन आर असत्य है। क्यों? क्योंकि कोई भी आपका औसत निकालने के लिए फार्मूला 2xy अपॉन x प्लस वाई होगा यदि दो वस्तु गतिमान है तब, और इसकी स्थिति क्या होती है, जब दूरी समान होगा। जब दूरी क्या होगा, समान होगा। यहां पर लिखा होगा स्टेटमेंट, मान लीजिए कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी मतलब दूरी को कांस्टेंट कर दिया है, निश्चित दूरी को किलोमीटर प्रति घंटा के से तथा उतनी ही दूरी को, मतलब वापस उतनी ही दूरी को आओगे, मतलब दूरी समान हो गया यहाँ तो जाने आने वाला। तब की स्थिति में ये जो औसत चाल है उसको हम 2xy अपॉन x प्लस वाई निकाल के देखेंगे तो 48 आता है कि नहीं, वो भी चेक कर लो। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड जो होगा 2 × 60 × 40 बटे 60 और 40 100, 2 जीरो कट गया, 6 चौक 24, 24 दूनी 48 किलोमीटर पर आवर। ये नॉर्मली आपका सही जवाब हो रहा है, कथन जो लिखा है वो। चेक करने के लिए 2xy अपॉन x प्लस वाई लगा लीजिए, क्योंकि दूरी समान होने पर 2xy अपॉन x प्लस वाई लगा लेते हैं। ठीक है, दो वस्तु अगर गतिमान है उनका औसत चाल निकालना है, यदि दूरी समान है तो 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये आपको पहले ही वीडियो पर बता दिया गया है। ठीक है, चलिए तो ये हमारा हो गया आंसर नंबर सी। आइए आगे बढ़ते हैं। एक बस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 किलोमीटर एवं 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 90 किलोमीटर चलता है। पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात करने के लिए नीचे दिए गए चरणों को क्रमबद्ध व्यवस्थित कीजिए। अब ये बताइए, आपको क्या बताया गया, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कब की स्थिति में, जब आपका दूरी समान नहीं होगा। तो अब यहाँ पर सवाल ने स्पष्ट कर दिया है कि 60 किलोमीटर की दूरी एक है और दूसरी 90 किलोमीटर की दूरी है। इसका मतलब है दूरी समान तो है नहीं। अब दूरी समान नहीं है तो औसत चाल जो होगी वो कुल दूरी बटे कुल समय रहेगा। अब कुल दूरी बटे कुल समय है तो आंसर आपका ये होगा ओ, तो ओ तो लास्ट में आएगा और ओ लास्ट में एक ही ऑप्शन में है, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी पर, और कहीं है नहीं। ऐसे ही बस ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना है।
अपने को क्या करना है भाई, जो चाल दिया है, जो दूरी दिया है उसको पहले देखना है, वो तो अलग अलग है। इसका मतलब है औसत चाल जो होगा कुल दूरी बटे कुल समय होगा। अभी क्रम बोल रहा है, कोई गलत है कोई सही है नहीं पूछ रहा है, क्रम बोल रहा है, तो ये जाहिर सी बात है जो आंसर आएगा भी, जो चाल होगी वो लास्ट में ही कैलकुलेट होगा। तो लास्ट में कैलकुलेट होगा तो लास्ट में ही ओ रहेगा, क्योंकि के एल एम एन ओ 5 पॉइंट बना के दिए है तो 5 पॉइंट में ओ लास्ट में रहेगा। अब ओ लास्ट में रहेगा तो एन एल और एन दिया है लास्ट में, वो तो गलत हो जाएगा हमारा। तो ये सीधा सीधा आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी। एम एन ओ के एल गलत हो गया, के एल एम एन ओ मतलब हमारा अंतिम जो किलोमीटर प्रति घंटा है वो लास्ट में कैलकुलेशन में आएगा। तो ये क्रम सफर में प्रत्येक भाग के लिए लगने वाले समय को निकालेंगे, यहां से कितना कितना समय निकला है वो, कुल दूरी की गणना करेंगे, कुल समय 4 घंटा है उसको निकालेंगे। भाई देखो आपको गलत है सही है बोलता तो आपको क्या करना पड़ता, कैलकुलेशन करना पड़ता। आप तो बस यही चीजें देख रहे हो कि भाई मेरे पास v है 37.5, क्रम जमा नहीं बोल रहा है, तो जो भी आंसर आएगा वो सब तो सही लिखा है, तभी तो क्रम जम रहा है। अब सही लिखा है तो फाइनल आंसर ही तो लास्ट में दूंगा मैं, कोई भी क्रम जमाऊंगा उसमें, तो लास्ट में है मेरा ऑप्शन नंबर, आपका क्या ये हो जाएगा ओ, लास्ट में ओ जो दिया है वो अंतिम ऑप्शन बी में है, आंसर हो जाएगा और क्या। चलिए, एक कार की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी आपको बताया गया था कि भाई कोई भी आपका किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो आपको 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, तो 18 कम 18, 18 चौक 72, 4 पंचे 20 मीटर पर सेकंड आपका सही जवाब हो जाएगा। 20 मीटर पर सेकंड ऑप्शन नंबर बी पर नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संख्याओं में संक्रियाओं का सही क्रम क्या होगा? संक्रियाओं का सही क्रम क्या होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। संक्रियाओं का सही क्रम का बात करते हैं, भाई देखो संक्रिया हमने बोर्ड मास आपको स्पेशली पढ़ाया है, बी बोर्ड मास होता है करके, बी बोर्ड मास होता है करके, है ना। संख्याओं में संक्रियाओं का सही क्रम क्या होगा? तो अगर देखें हमको भी कोड बनाकर एबीसीडी का अलग से दिया है, तो हम तो ये जानते हैं कि भाग करना विभाजन करना सबसे पहले होगा, गुणा करना होगा, जोड़ना होगा, घटाना होगा, लेकिन ये ब्रैकेट खोलना, तो भाई जो भी ब्रैकेट है उसको आप ओपन करोगे, उसके बाद ही आप क्या करोगे, भाग करोगे, गुणा करोगे, जोड़ोगे, घटाओगे। तो बी सी डी ई कंटिन्यूअसली, बी सी डी ई तो यही आना है। अब बी सी डी ई इसी में दे रखा है, बाकी इसमें तो बी सी डी ई कंटिन्यूअसली 4 ऑप्शन तो है नहीं, तो ये सब गलत हो जाएंगे। आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एबीसीडी क्रम होगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, चीजें आपको और डीपली जानना है तो हमने आपके लिए स्पेशली कॉम्बिनेशन इसके जो क्या बोलते हैं आपका कॉन्सेप्ट है उनका वीडियो आपके लिए बना दिया गया है। आप चाहें तो आई बटन को क्लिक करके वहां से वीडियो देख सकते हैं ना, वहां पर भी अपलोड मिल जाएगा आपको। अगला, सुमेलित कीजिए। सवाल बोल रहा है एलसीएम एचसीएफ से। एलसीएम किसे कहते हैं? लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम 6 और 20 का एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम कहता है वह छोटी छोटी संख्या जो दिए गए संख्या से पूर्णतः डिवाइड हो। 6 और 20 से डिवाइड होने वाली संख्या, तो क्या 60 है सबसे छोटी संख्या? बोलोगे सर है, तो ये पहला इसी का है। ठीक है, उसके बाद एचसीएफ 6 और 20 का एचसीएफ 6 और 20 दिए गए संख्या में सबसे बड़ा नंबर जो उभयनिष्ठ हो सकता है। तो 6 और 20 में उभयनिष्ठ क्या हो सकता है? तो बोलोगे सर 2 होगा, उससे ज्यादा तो होगा नहीं, क्योंकि 3 होगा बोलेंगे तो 20 3 के पहाड़े में नहीं आता, है ना, ध्यान रखेंगे। 9 और 20 का एलसीएम क्या होगा? 180 होगा, और 9 और 20 का एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। तो आपका सीधा सीधा हो जाएगा एबीसीडी का आंसर 1 2 3 4। तो एबीसीडी का आंसर 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए ही मेरा सही आंसर होगा, सही जवाब होगा। बस इतना ही था इसमें और कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने की विधि क्या है? ठीक है, देखते हैं क्या है। निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। 1971, 45 321, 88 715, 92 547। सबसे बड़ी संख्या 92 547 है और सबसे छोटी संख्या 1971 है। ठीक है, 1971 से बड़ी अगली संख्या खोजेंगे, 1971 से बड़ी अगली संख्या खोजेंगे। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। चलिए इसको पहला दूसरा लिख देते हैं। फर्स्ट पॉइंट में यही आएगा, सेकंड पॉइंट में ये आएगा, मतलब इससे बड़ा ये होगा इसके बाद। अब 1971 सबसे छोटी संख्या, बड़ी संख्या, यहां पर क्या बोला है? आरोही क्रम में।
असेंडिंग ऑर्डर में इसको जमाना है, आरोही क्रम में जमाना है, तो सबसे छोटे नंबर को पहले रखना पड़ेगा। तो सबसे छोटे नंबर के बाद उसके बाद बड़ा नंबर कौन है उसको देखना पड़ेगा। तो 1971 से बड़ी अगली संख्या खोजेंगे तो ये हमारा थर्ड नंबर होगा इसी के बाद। इसी प्रकार पिछले छोटी संख्या से बड़ी संख्या खोजेंगे, इसके बाद ये पॉइंट होगा। और आरोही क्रम दिया जाता है 1971, 45, 321, 88, 715, 92, 547। तो ये इसके बाद अगला पॉइंट होगा। तो हमारा क्रम सीधा सीधा हो जाएगा KLMNO। KLMNO कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए पर है। बस इतना ही था और कुछ नहीं। चलिए, लाभ प्रतिशत की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? लाभ प्रतिशत की गणना करना है तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है? सारा चीज आप लोग को फार्मूला से बता दिया गया है। प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित होता है 100%। यही होता है, बोलोगे सर? हाँ। देखो, तो सबसे पहले लाभ परसेंट निकालना है तो लाभ की गणना करना पड़ेगा। अच्छा, और क्या क्या है? पहले तो आप ये देखो, विक्रय मूल्य भी तो होता है, उसको लाभ कैसे प्राप्त करोगे? आप लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ तो निकालना पड़ेगा। तो लाभ कैसे निकलेगा? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर से निकलेगा। चलिए देखते हैं पहले। तो भाई कोई भी वस्तु को लाभ लेना है तो क्रय विक्रय तो करना पड़ेगा, ये तो क्लियर है। लाभ राशि की गणना करेंगे, ठीक है, वो तो लास्ट नहीं है, सेकंड प्रोसीजर है। लाभ को लागत मूल्य से विभाजित करेंगे। देखो, लाभ को लागत मूल्य क्रय मूल्य से ही विभाजित करेंगे, वो तो फार्मूला में रखेंगे तब की स्थिति है। परिणाम को 100 से गुणा करेंगे, ये 100 से गुणा कर ही रहे इधर। ओके जी। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य निर्धारित करेंगे, परिणाम लिखेंगे। तो सबसे पहला आपका आएगा लागत मूल्य और विक्रय मूल्य निर्धारित करेंगे। क्यों? क्योंकि लाभ लेना है तो मुझे कितना क्रय मूल्य और कितना विक्रय मूल्य है ये जानना पड़ेगा। तो लागत मूल्य मुझे सबसे पहला पॉइंट है लग रहा है ये वाला होगा, एन से शुरू होगा। अब एन से शुरू होने वाला एक ही जन है, ऑप्शन नंबर सी। अब ये कह रहा है कि भाई लागत मूल्य और विक्रय मूल्य निर्धारित करेंगे, वहां से दोनों को डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लाभ राशि की गणना करेंगे। लाभ राशि की गणना कैसे होगा? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होगा। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे? लाभ को लागत मूल्य से भाग देंगे, यही फार्मूला रखेंगे। लाभ निकालने के बाद क्रय मूल्य से या लागत मूल्य से भाग देंगे, उसको गुणा करेंगे 100 से, तो प्रतिशत लाभ परसेंट निकल जाएगा, परिणाम लिख देंगे। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये फार्मूला अगर पता रहता तो आपको नॉर्मली क्या क्रम है ये जान लेते हैं, क्योंकि लाभ अपने को निकालना है तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य करना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न में दे रखा है ये। ठीक है जी, आइए आगे बढ़ते हैं। भिन्न को दशमलव के रूप में व्यक्त करने के लिए चरणों को क्रमबद्ध करें। भाई भिन्न है, एक दशमलव में व्यक्त करना है तो एक क्रम क्या होना चाहिए? अब आपको एक भिन्न दे दिया है, उसको क्या करना है? इस भिन्न को दशमलव रूप में बदलना है। तो भिन्न को दशमलव में बदलना है। तो यहां पर भिन्न क्या दे रखा है? मुझे नजर आ रहा है 12/25। देखिए, भिन्न है 12/25, उसको दशमलव के रूप में बदलना है। कोई गलत नहीं है यहां पर, सबको बस क्रम जमाना है। तो 12/25 को दशमलव में व्यक्त करेंगे, ये सवाल है ना। तो m से स्टार्ट होगा, ये तो कंफर्म हो गया। लास्ट चीज ये भी देखना है कि आपका 12/25 का दशमलव रूप 0.48 है, मतलब ये लास्ट पॉइंट रहेगा, क्योंकि लास्ट में दशमलव में बदलेगा, मतलब यही अंतिम पॉइंट रहेगा क्रम में। ठीक है, तो ये n जो लास्ट में होगा वही आंसर हो सकता है, मतलब m और o जो लास्ट में है, मतलब C ऑप्शन और D ऑप्शन तो मेरा सही आंसर नहीं होगा। अब A और B की बारी है। तो 12/25 को दशमलव में व्यक्त करना है तो m से शुरू होगा, तो m से शुरू होगा और n में खत्म होगा। तो m से शुरू होगा और n में खत्म होगा, इसका मतलब मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अब ये क्रम कैसे डिसाइड होगा, ध्यान रखिएगा। 12/25 को दशमलव के रूप में व्यक्त करें, ये प्रश्न हो गया। अब हम क्या करेंगे? हर को 100 के बराबर बनाएंगे। तो हर को 100 के बराबर बनाने के लिए आपको 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो हर को 100 के बराबर बनाएंगे, अंश और हर को आपको 4 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 25 को 100 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लीकेशन चाहिए। उसके बाद इसको हम गुणा करके व्यंजक प्राप्त करेंगे 48/100। जैसे ये क्या हो गया आपका व्यंजक जो है वो 48/100 प्राप्त हुआ, मतलब ये k है, यही ये m के बाद आपने क्या किया? l किया, 100 बनाया। 100 बनाने के बाद आपने क्या किया? 4 से गुणा किया 100 बनाने के लिए। o के बाद आपका आया k, और k के बाद आपका आ जाएगा लास्ट पॉइंट n, 0.48।
तो ये क्रम है आपका MLOKN, ऑप्शन नंबर बी। स्टार्टिंग और एंडिंग को ही देख के क्लियर हो गया था कि आंसर जो है वो ऑप्शन बी पर ही मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथन AS और कारण R के लिए सही विकल्प चुने। ठीक है भाई, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों और B के लिए HCF AB मल्टीप्लाई LCM A, B, मतलब ए बी है, धनात्मक दो धनात्मक पूर्णांक है ए और बी, यहां पर ए छूट गया, दो धनात्मक पूर्णांक है ए और बी, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। दो धनात्मक संख्या के लिए ये चीजें हमने एलसीएम एचसीएफ में आपको कई बार बताया है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब यहाँ पर नंबर को आइडेंटिफाई कर दिया है। एलसीएम एचसीएफ में ए और बी दो संख्याएं हैं, जिसका इन दोनों का एचसीएफ, इन दोनों का एलसीएम मल्टीप्लाई ए इंटू बी। तो ये तो कथन सही है, ये तो कथन जो है वो सही है, सही कथन है। अब कारण क्या कहता है? तीन संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर नहीं होता है। ये भी सही है, दोनों सही हैं। अब यहाँ पर दिया क्या है ये समझते हैं। एएस और आर दोनों सत्य है और आर एएस की सही व्याख्या करता है। सही व्याख्या तो नहीं कर रहा है, मतलब ये दो संख्या के साथ है या तीन संख्या के साथ, तो व्याख्या तो उसका नहीं है। एएस और आर दोनों सत्य है, मतलब कथन और कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण एएस की सही व्याख्या नहीं करता है। ये तो गलत हो जाएगा, दोनों सही निकल रहा है, तो असत्य तो कोई है नहीं। अब यहां पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों तो सही हैं, लेकिन ये दो संख्याओं के साथ है, ये तीन संख्याओं के साथ है, तो तीन संख्याओं के साथ बराबर होता नहीं है। ये दो संख्या के साथ होता है, तीन संख्या के साथ होता नहीं है, कथन नहीं बता रहा है। ठीक है, तो ये एएस और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर एएस की सही व्याख्या नहीं करता है, आर एएस की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ये ध्यान रखना है। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ओके जी, 30 का 40%, तो 30 का 40% 12 ही तो होगा। 40% का मतलब क्या है? 2/5, 5 एकम 5, 5 छक्के 30, 6 दूनी 12। 40% का मतलब 2/5। ओके जी। 50% का 50 का 60%, 60% मतलब 3/5, 5 एकम 5 दहम 50, 10 दिया 30, मतलब ये पॉइंट भी सही है, ये पॉइंट भी सही है। ओके, 60 का 100%, 60 का 100% 100 के बराबर, तो 60 का 100% तो 60 ही होगा ना, 100 थोड़ी हो जाएगा भाई। किसी संख्या का 100% स्वयं ही होगा, कोई ज्यादा तो होगा नहीं। 8 का 10%, 8 का 10% 0.8 होगा, एक कहाँ हो जाएगा, तो जे और के आंसर होगा। जे और के ऑप्शन नंबर ए। आगे आते हैं, पूरे 50 के 50 सवाल को देखेंगे। साधारण ब्याज का सूत्र है। ठीक है भाई, साधारण ब्याज का सूत्र है, क्या है देखते हैं। एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, पी इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी, आर इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, और टी इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। अब यहाँ पर आपको सभी को मालूम है कि एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। अब केवल जे बोलेगा। देखो भाई, साधारण ब्याज का सूत्र सभी के सभी साधारण ब्याज के सही सूत्र है। पी आर टी सब निकालने का अलग अलग फार्मूला है, तो यहाँ पर हम आंसर डी को टिक करेंगे। क्या टिक करेंगे? डी को टिक करेंगे। साधारण ब्याज निकालने का सभी फार्मूला एक ही आपके एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100 इसी में ही क्या है, इंक्लूडेड है, मतलब इसी के अंतर्गत ही ये सारी चीजों को पक्षांतर करके लिया जा सकता है। तो साधारण ब्याज का सूत्र है, सभी सूत्र साधारण ब्याज का ही है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। नीचे दिए गए कथन एएस और कारण आर के लिए सत्य सही विकल्प है, चुनिए। ठीक है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक है तो लाभ होता है। कोई वस्तु को ज्यादा में बेचेंगे, कम में खरीद के लाए रहेंगे तो वो लाभ होगा, सही बात है। कारण लाभ की गणना एसपी माइनस सीपी के रूप में की जाती है, तो ये भी सही है। मतलब कथन तो सत्य है, लेकिन कारण क्या हो रहा है, उसकी पुष्टि भी कर रहा है, व्याख्या भी कर रहा है। एएस और आर दोनों सत्य है, सत्य तो है, और आर एएस की सही व्याख्या कर रहा है, ये राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। दोनों सत्य है क्योंकि हम लाभ निकालते हैं एसपी माइनस सीपी करके। क्लियर? ओके, बस इतना ही जानना था और कुछ थोड़ी है। नीचे दिए गए संख्याओं में से अभाज्य संख्याओं की पहचान कीजिए। अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और के पहाड़े में विभाजित नहीं होता है। तो 11 तो अभाज्य संख्या है,
21 नहीं है, क्यों? क्योंकि ये 3 के पहाड़ा से 7 के पहाड़ा से विभाजित हो जाता है। 9 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 2 अभाज्य संख्या है जी। कैसे 2 अभाज्य संख्या है? क्योंकि 2 ना तो आपका एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं जाता, क्योंकि उससे छोटा नंबर है ही नहीं। सबसे छोटा नंबर प्राइम नंबर में 2 ही है। तो सही विकल्प को चुनना है तो जे और एम आंसर मिलेगा। जे और एम ऑप्शन नंबर बी पर नजर आएगा। बस इतना ही तो था। सुमेलित करना है। चलिए, लागत मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि, ये सब आपको बताया गया है। कॉस्टिंग प्राइस, लागत मूल्य क्या होता है? लागत मूल्य, चलिए भैया देखिए धीरे धीरे। लागत मूल्य वह मूल्य जिस पर कोई सीपी वस्तु बेची जाती है। अब बेची जाती है उसको हम विक्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर, जब विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य छोटा है, विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य छोटा है तो लाभ होता है। ये तो अभी हमने पिछला सवाल में देख के आया। वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसको हम क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस कहते हैं, लागत मूल्य कहते हैं। ठीक है। हानि, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर, जब क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य छोटा है। क्रय मूल्य मतलब ज्यादा में खरीद के लाओगे और कम में बेच, 10 में खरीद के लाए 8 में बेचे हो, 2 रुपए का नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। तो ये है आपका सही क्रम। तो ए का 3, फिर बी का 1, ए का 3 बी का 1, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा राइट। सही जोड़ी वाले में क्या होता है? एक बेस्ट चीज ये है कि 2 अगर कॉम्बिनेशन जैसे ए का 3 और बी का 1 मिला तो सी और डी को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही ऑप्शन दिखा रहा है, ए का 3 और बी का 1। बाकी सब सही हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है जी, आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अगला सवाल देखिए। निम्न सुमेलित कीजिए। ठीक है, स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में है। ठीक है। समकोणीय चतुर्भुज, अच्छा वह चतुर्भुज जिसके सभी कोण समकोण बने होते हैं, मतलब वर्ग और आयत के बारे में बात हो रहा है, ये ध्यान रखना। समबाहु चतुर्भुज, समबाहु चतुर्भुज मतलब सभी कोण क्या है? आपस में बराबर है। सॉरी, समबाहु चतुर्भुज सभी भुजाएं आपस में बराबर है। ठीक है जी। समकोणी एवं समबाहु चतुर्भुज, समकोण भी है और समबाहु चतुर्भुज भी है। ठीक है जी। देखो, समबाहु चतुर्भुज ये तो क्लियर है आपका सम चतुर्भुज है, क्योंकि चारों भुजाएं समान। अब बोलोगे सर वर्ग में होता है क्या? आपका ऑप्शन में और अलग अलग चीजें हैं, तीनों को मिलाना है बस, और कुछ नहीं। समकोणीय एवं समबाहु चतुर्भुज, समकोण होने के साथ साथ उसका समबाहु चतुर्भुज है वर्ग में, क्योंकि वर्ग का प्रॉपर्टीज क्या है कि सभी भुजाएं बराबर होते हैं और चारों कोण आपस में 90 डिग्री पर होता है। आपको अभी अभी पढ़ाया हूं। समकोणीय चतुर्भुज खाली समकोण होता है, चतुर्भुज में 90 डिग्री आयत में, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और समांतर होती है। सभी भुजाएं बराबर किस में होता है? वर्ग में होता है। तो आपका ये आंसर होगा ए का 3 और बी का आपका क्या होगा? 1, ए का 3 बी का 1, ए का 3 बी का 1 और सी का 2, आंसर नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। चलो, यदि त्रिभुज के 2 भुजाएं सर्वांगसम है तो उसके सामने के कोण की सर्वांगसम है। अच्छा, की नहीं है, भी है। यदि त्रिभुज के 2 भुजाएं सर्वांगसम है तो उसके सामने के कोण भी सर्वांगसम होंगे, बिल्कुल होंगे। ठीक है। प्रत्येक समकोणीय त्रिभुज समबाहु होता है। समकोणीय त्रिभुज, सभी समकोणीय त्रिभुज समबाहु त्रिभुज नहीं होता। तो केवल पहला ही क्या है? कथन सत्य है। सही कथन को चुनना है। यदि त्रिभुज के 2 भुजाएं सर्वांगसम है तो उसके सामने, सर्वांगसम मतलब समान है, बराबर है, तब की स्थिति में उसके सामने जो बना गया तीसरी भुजा पर सामने के कोण भी सर्वांगसम होंगे, मतलब सामने तीसरी भुजा पर बनाया गया कोण समान होता है। ठीक है, ये तो क्लियर है, ये सही है। प्रत्येक समकोणीय त्रिभुज समबाहु होता है, बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि समकोणीय त्रिभुज का मतलब है समकोण त्रिभुज जिसमें कर्ण सबसे बड़ा होता है। लंब और आधार बराबर हो सकते हैं लेकिन कर्ण कभी बराबर नहीं होगा, तो इसलिए आंसर गलत होगा। चलिए, किसी त्रिभुज में, ठीक है भाई, 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से अधिक होता है, ये राइट है। त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा ही होता है। 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से हमेशा छोटा होता है, ये भी सही है। 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से हमेशा छोटा होना चाहिए, तभी वो त्रिभुज बनेगा। सत्य कथन का चयन कीजिए। 1 और 2 दोनों सत्य हैं, मतलब ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा हमारा। ठीक है, ये जियोमेट्री के पोर्शन में पढ़ाए हैं आपको, है ना। किसी त्रिभुज का केंद्रक उसके प्रत्येक माध्यिका को निम्न अनुपात में विभाजित करता है, 2:1।
ये आपको पहले ही बता दिया गया, ये CGPSC में पूछा गया है, आपका प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट 2024 में भी पूछा गया है। इनमें से किनके क्षेत्र समान हो सकते हैं? आर त्रिज्या वाला अर्धवृत्त, त्रिज्या आर तथा केंद्रीय कोण 90 अंश वाला वृत्त का खंड। देखते हैं, आर त्रिज्या वाला अर्धवृत्त, अर्धवृत्त बोल रहे हैं, ये 90 डिग्री है, मतलब अर्धवृत्त से भी आधा होगा, मतलब क्वाड्रेंट कहते हैं इसको, 1/4 होगा त्रिवृत्त का। ये दोनों तो आपस में बराबर नहीं होगा। त्रिज्या आर और केंद्रीय कोण 180 वृत्त खंड, ये बराबर हो सकता है, क्योंकि ये अर्धवृत्त है, ये भी अर्धवृत्त हो जाएगा। आर त्रिज्या वाला वृत्त, आर त्रिज्या वाला वृत्त भी गलत हो जाएगा, मतलब बराबर की स्थिति में समान है तो ये दोनों समान हो सकता है, 1 और 3 वाला, तो 1 और 3 समान हो सकता है, आंसर नंबर सी है। क्यों, कैसे, क्या बोल रहा है? देखो, ये आर त्रिज्या वाला अर्धवृत्त, ये आर त्रिज्या वाला अर्धवृत्त, और सवाल ये भी बोल रहा है कि आर त्रिज्या तथा केंद्रीय कोण 180 अंश। अब केंद्र पर कोण 180 अंश बोल रहे हैं ना, केंद्र पर कोण कितना? 180 अंश, ये वाला 180 अंश है। तो 180 अंश वाले वृत्त तक जो है खंड है, ये वाला खंड, इसी के बारे में बात हो रहा है, वो आपस में बराबर हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक समकोण त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सही क्रम का निर्धारण कीजिए। क्षेत्रफल समकोण त्रिभुजाकार 1/3 आधार गुणित 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। समकोण बनाने वाले दोनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। समकोण बनाने वाले दोनों भुजाओं की क्या ज्ञात करना है? लंबाई। समकोण बनाने वाली भुजाओं के गुणनफल का आधा क्षेत्रफल होगा। समकोण बनाने वाली भुजाएं निर्धारित करेंगे, दोनों समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल प्राप्त करेंगे। अब 4 पॉइंट दिया है, तो सबसे पहले समकोण बनाने वाली भुजाएं निर्धारित कौन कर रहा है, उसको अपने को जानना है कि कौन कौन भुजाएं निर्धारित होगी जो समकोण बनाने के लिए। तो पहला पॉइंट हमारा यही होगा, फर्स्ट पॉइंट, सबसे इनिशियल पॉइंट यही होगा, मतलब 3 नंबर वाला पहले में आएगा। तो 3 नंबर वाला पहले में आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 1, बाकी तो कोई नहीं दिया है। 2, 3, 2, 4 और 1 दिया है। ये पता कैसे चला? तो भाई देखो, हम अगर क्षेत्रफल निकालेंगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको मालूम है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है, बेस इंटू हाइट होता है, आधार गुणित ऊंचाई। ऊंचाई ही प्रयोग हुआ है या लंबाई प्रयोग हुआ है? ये आधार गुणित ऊंचाई बोल लो या फिर आधार गुणित लंब बोल लो, जैसा बोलो, क्योंकि हमारा जब हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे, एक सेकंड हम बढ़िया से बना देते हैं समकोण त्रिभुज को, क्या ही दिक्कत है। समकोण त्रिभुज को हम बढ़िया तरीके से बना देते हैं। समझिएगा कि समकोण त्रिभुज अगर हमने ऐसे बनाया तो आपका ये आपका आधार हो गया और ये आपका लंब हो गया और ये आपका कर्ण हो गया, यहाँ पर 90 डिग्री होगा तभी तो समकोण होगा। तो इसका आधार गुणित लंबाई, मतलब आधार क्या बोल रहा है? समकोण बनाने वाली भुजा का गुणनफल। तो समकोण बनाने वाली भुजा का गुणनफल का आधा क्षेत्रफल होगा। तो ये तो लास्ट पॉइंट है ना। सबसे पहले तो समकोण बनाने वाली भुजा का निर्धारण करेंगे। अब पहला में है आपका 3 नंबर वाला, वही 3 नंबर से स्टार्ट होगा, यही आंसर हो जाएगा। बस ज्यादा कठिन नहीं होता है, बस आपको ध्यान में रखना होता है कि क्या करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। 4 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 4 मीटर ऊंची दीवार से बने घर के लिए इनमें से कौन सत्य है? देखो भाई, आपको सवाल ने बोला है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है कि आपको एक घर बनाकर दे दिया गया है जो कितने कितने क्या क्या डायमेंशन के हैं, ध्यान समझिए ना। ये भी ब्लैक कलर में है जी, एक मिनट, ये लो, बड़ा ही कर देते हैं, क्या दिक्कत है। 4 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा, अगर मैं लंबाई को बोल दूं 4 मीटर है, ठीक है, ऊंचाई 4 मीटर है, तो ये ऊंचाई मान लेता हूं 4 मीटर, ये 4 मीटर लंबाई है और ये 3 मीटर चौड़ाई का है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ये ऊंचा हो गया, ये धरातल है, ये छत है। अब छत ये 4 है तो ये 4 होगा, ये चौड़ाई 3 है तो 3 होगा, तो इसका क्षेत्रफल जो होगा छत में ऊपर वाला वो 3 चौक 12 होगा कि नहीं?
अब मीटर है तो मीटर स्क्वायर दिखेगा। तो सवाल बोल रहा है कि छत का क्षेत्रफल 12 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, 2 बार मीटर लिखे मतलब मीटर स्क्वायर है, ठीक है। सत्य कौन है? तो छत का क्षेत्रफल 12 मीटर स्क्वायर है, ये तो कंफर्म है, क्योंकि जो जितना आधार का क्षेत्रफल होगा उतना ही छत का क्षेत्रफल होगा। सतह का क्षेत्रफल चौड़ाई वाले 2 दीवारों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर है। सतह का क्षेत्रफल चौड़ाई वाले 2 दीवारों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन कर रहा है, आगे और बढ़ लेते हैं। चलिए, एक तो सत्य है और एक सत्य है, तो ये तो आपका आंसर गलत हो ही जाएगा ये दोनों। अब एक और ऑप्शन ए और बी में देखते हैं, है ना। लंबाई वाले दीवारों के क्षेत्रफलों का योग 32 मीटर है। अच्छा, लंबाई वाला जो दीवार है तो ये एल है, ये एच है और ये बी था ना। तो लंबाई वाला जो दीवार है उसका क्षेत्रफल 3 चौक 12 तो ये हो गया, 3 चौक 12 तो ये हो गया, और लंबाई वाला दीवार ना एल वाला 12 12 आपका क्या हो जाएगा जी? 24 ही होगा। और कहीं से 32 नजर आ रहा है क्या? नहीं नजर आ रहा है। देखो लंबाई वाला कौन है? लंबाई वाला दीवार यही है ना। तो 4 चौक 16, एक सेकंड ना, एक सही हो सकता है, ऐसा नहीं है, गलत है, 1 मिनट। लंबाई वाले दीवारों के क्षेत्रफलों का योग। अच्छा, ये वाला जो दीवार बना है वो, ये वाला दीवार ऐसे उठ रहेगा ऊपर, तो 4 चौक 16 हो जाएगा, और पीछे भी उठा है तो 4 चौक 16, 16 16 32, राइट है। लंबाई वाले दीवारों के क्षेत्रफल का योग 32 होगा, ये तो ठीक है। सभी दीवारों का क्षेत्रफल समान है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि एक दीवार की लंबाई जो है वो 3 है, बाकी ऊंचाई और उसका आधार जो है लंबाई जो है 4 है, उसकी चौड़ाई 3 है, तो सभी दीवारों का क्षेत्रफल समान नहीं हो सकता। ठीक। सतह का क्षेत्रफल चौड़ाई वाले 2 दीवारों के क्षेत्रफल योगफल के बराबर है। सतह का क्षेत्रफल 3 चौक 12, चौड़ाई वाले दीवार मतलब 3, चौड़ाई 3 है तो ऊंचाई उसका क्या होगा? 4 होगा, तो 3 चौक 12 तो ऐसे ही हो गया, 12 12 24 होगा, और सतह का क्षेत्रफल खाली 12 है तो बराबर नहीं होगा, तो आंसर नंबर 2 भी गलत हो जाएगा। 1 सही है, 3 सही है, 1 और 3 आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। ये थोड़ा सा टफ है क्योंकि कंफ्यूजन करवाया है यहाँ पर शाब्दिक अर्थ में। लंबाई वाला दीवार बोल रहा है, तो ये जो दीवार है ना उसका बोल रहा है, ये दीवार ऊपर तक जाएगा, इस टाइप का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए अभिकथन ए और कारण आर के लिए सही विकल्प का चयन करेंगे। ठीक है जी। अभिकथन क्या बोल रहा है? भुजा ए वाले घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a² होता है, यह राइट है। भुजा ए वाले घन है, क्यूब है, उसका टीएसए, इसको कहते हैं टीएसए, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a² है, तो ये राइट है। कारण भुजा ए वाले घन का आयतन a³ होता है, भुजा ए वाले घन का आयतन a³ भी होता है, ये भी सही है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि कथन अभिकथन का पुष्टि आर कारण कर रहा है, ये दोनों सही है, ये तो कंफर्म है। अभिकथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य हैं, कारण आर अभिकथन ए को सही व्याख्या करता है। गलत। अभिकथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य है, परंतु कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं करता, ये सही होगा, दोनों गलत। क्यों? क्योंकि देखो भुजा ए वाले घन का आयतन a³ होता है, ये तो ठीक है। अब घन के a³ है, इसलिए ये देखो अभी कथन जो है वो क्षेत्रफल को बता रहा है और कारण जो है वो आयतन से बता रहा है, तो भाई क्षेत्रफल से आपका आयतन का कॉम्बिनेशन तो लगेगा नहीं। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि क्या बोला है? अभिकथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य है एवं कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। व्याख्या तो सही नहीं कर रहे, तो मालूम है, ये तो ठीक है, दोनों सत्य है, राइट है, ऑप्शन बी आंसर होगा। क्योंकि आपका कारण आयतन के बारे में बात हो रहा है और अभिकथन जो है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के बारे में बात हो रहा है, इसीलिए सही नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को मिलान कीजिए। स्तंभ 1 आकृति, स्तंभ 2 आकृति का आयतन। बेलन त्रिज्या आर है जी, माफ करिए, यहाँ पर त्रिज्या आर,
तो बेलन की त्रिज्या क्या होती, बेलन का आयतन निकालना है, क्योंकि आकृति है, आयतन उसका इधर निकालना है। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, अभी पढ़ाया आपको। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर फार्मूला मालूम है तो आंसर निकल जाएगा इजीली तरीके से। घन का ए क्यूब होता है और गोला का 4/3 पाई आर का क्यूब होता है। तो एक का सी, अब ये दोनों तो गलत हो जाएगा। शंकु 2 का ए, 2 का ए दोनों में ठीक है। 3 नंबर घन का बी, तो 3 नंबर घन का बी ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है, मतलब आंसर मेरा सी होगा। ठीक है, इस तरह से आपको चीजों को हल करना है, समझना है। निम्नलिखित को क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में सजाइए। ठीक है, एक आयतन की लंबाई 15 सेंटीमीटर, एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर और विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4/3 सेंटीमीटर है। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर का एक वृत्त है। एक आयत की परिमिति 48 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। मतलब इनको आयत क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में लगाना है। ठीक भाई, अब देखो आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और उसका विकर्ण 17 है। समझना बात को, एक एक करके धीरे धीरे क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं फटाफट से। ट्रिपलेट वगैरह याद होगा तो जल्दी काम बनेगा, है ना। पहला नंबर को निकालता हूं, फर्स्ट नंबर पॉइंट को। ठीक है, फर्स्ट नंबर पॉइंट को फर्स्ट नंबर पॉइंट के हिसाब से बात करते हैं। तो देखिए ये आयत है, ये इसका विकर्ण है। अगर ये सवाल ने कहा है लंबाई 15 है, 17 है, तो ये 8 होगा। अब ये कैसे होगा, तुरंत कैसे पता चल गया बोलोगे सर, यहां पर ट्रिपलेट लगा है, समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट। 8, 15 और 17 का कॉम्बिनेशन होता है। यहां तक ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या नजर आएगा। तो देखो भाई, ट्रिपलेट नियम मैं पढ़ा चुका हूं, समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट के बारे में बताया हूं, उसको वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए तब जल्दी समझ में आएगा। तो 15 × 8 = 120, अब सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 4/3 सेंटीमीटर है। तो प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई क्या हो सकता है, तो है नहीं मेरे ख्याल से। अब देखो प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी कर सकते हैं सेकेंड नंबर पॉइंट के लिए। समबाहु त्रिभुज बोला है ना, डायग्राम बनाऊंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, सीधा सीधा मैं सेकेंड नंबर पॉइंट ही लिख दिया हूं। 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज हो चाहे कोई भी त्रिभुज हो, अगर ऊंचाई पता है और आधार पता है, प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर, समबाहु त्रिभुज है मतलब वो कैसे भी रखो 8 सेंटीमीटर पर रखाएगा और उसकी ऊंचाई 4/3 है। तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, तो यहां से ये कट जाएगा, 2 चौक 4 चौक 16/3 आ जाएगा। ठीक है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर का वृत्त है। थर्ड नंबर पॉइंट में अगर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वृत्त का वो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ये याद रखना, जल्दी निकालने का तरीका है। तो क्लास में इसको पढ़ाते हैं, इजीली तरीके से बताते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। एक आयत की परिमिति 48 है। 48 है, देखो एल का मान दिया है यहाँ पर 5 और बी का मान है आपका 3। तो यहाँ पर फोर्थ नंबर पॉइंट में एल और बी जब निकालूंगा तो 48 जो है वो 2 × 8x के बराबर होगा। 8 दूनी 16, 16 चौक 16 तिया 48, x का मान 3 है। इसका मतलब है मेरा जो लंबाई निकल कर आएगा वो 5 तिया 15 और चौड़ाई निकल कर आएगा और 3 तिया 9 है। 15 दूनी 30 और 9 दूनी 18, 30 और 18 48 हो जाएगा। तो यहाँ से इसका जो क्षेत्रफल निकल कर आएगा वो 15 × 9, क्योंकि आयत है ना भाई, तो 15 निया 15 8 120, 15 निया 135। तो सबसे बड़े में 154 3 नंबर वाला वृत्त आएगा।
ऐसे बोल सकते हो सबसे नंबर में चौथा नंबर तीसरा नंबर वाला, तीसरा के बाद आपका 135 नंबर वाला मतलब चौथा नंबर, उसके बाद आपका ये, क्योंकि √3 का मान होता है 1.732, तो 16 को अगर हम 1.73 से गुणा करेंगे तो 32 से छोटा ही रहेगा वो, और ये पहला नंबर फिर उसके बाद दूसरा नंबर, तो आपका थर्ड नंबर पॉइंट ये, फिर फोर्थ नंबर पॉइंट, फिर फर्स्ट पॉइंट, फिर सेकंड पॉइंट, इस तरह से आपका घटता क्रम हो जाएगा। सवाल ने क्या कहा है, बढ़ता क्रम बोला है क्या, तो बढ़ता क्रम में 2 नंबर वाला सबसे पहले आएगा, 2 नंबर से स्टार्ट तो कहीं हो नहीं रहा, बढ़ते क्रम को सजाइए। वाह, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर की है और ऊंचाई 4√3 सेंटीमीटर की है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ऐसे अगर निकालेंगे √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो 16√3 तो यहां पर भी आएगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है दया। एक आयत की परिमिति 48 है, इनकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। आयत बोला है ना, 15 निया 135, 7 सेंटीमीटर से 54, ठीक है। अब ये तो सही क्रम है जी अपना, बढ़ते क्रम में अगर जमाएंगे तो 2 नंबर वाला पहले आएगा, उसके बाद 1 नंबर, उसके बाद 4 नंबर, उसके बाद 3 नंबर। अब हो सकता है घटते क्रम में दिया होगा तो आंसर ये होगा। निम्नलिखित को क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में सजाइए, क्योंकि देखो और तो कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है, 2 नंबर वाला से स्टार्ट हो नहीं रहा, लेकिन इंड जरूर हो रहा है, 2 के बाद 1, 1 के बाद आपका, अच्छा डायरेक्शन में इधर दे रखा है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, कंफ्यूजन देखो यहीं से करवा रहा है। ओके, तो 2 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 3, तो 2 से बड़ा 1, 1 से बड़ा आपका 4, 4 से बड़ा 3, सबसे बड़ा आपका 3 है। वाह बढ़िया सवाल था ये हमने निकाल के बता दिया, डिस्क्रिप्शन कंप्लीट बता दिया कि किस क्या क्या होगा। ये आपका 1 नंबर का 120, 2 नंबर का 16√3, 3 नंबर के लिए पॉइंट जो है वो 154 और 4 नंबर पॉइंट के लिए 135 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। स्तंभ 1 के समक्ष स्तंभ 2 से उपयुक्त उत्तर को सम्मिलित करें। स्तंभ 1 और स्तंभ 2, ठीक है भैया, चलिए देखते हैं। स्तंभ 2 को थोड़ा छोटा कर लेते हैं सवाल में। आरोही क्रम में व्यवस्थित विषम पद n+1/n की श्रेणी का nवां पद n पदों वाले श्रेणी के सभी पदों के योग को n से भाग देने पर प्राप्त होता है। यादृच्छिक प्रयोग के सभी संभव परिणाम का समुच्चय होता है। चर का वह मान जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक होती है। अब देखिए, माध्य, माध्यिका, बहुलक और प्रतिदर्श समष्टि अलग अलग चीजें हैं। प्रतिदर्श समष्टि प्रायिकता में यूज होता है, माध्य, माध्यिका और बहुलक तो आई थिंक थोड़ा बहुत जान भी रहे होंगे। प्रतिदर्श समष्टि मतलब होता है सैंपल स्पेस। कुल प्रयोग को ही सैंपल स्पेस कहते हैं। मतलब यादृच्छिक प्रयोग के सभी संभव परिणाम को यादृच्छिक कहते हैं। मतलब ये 3 नंबर पॉइंट के लिए ये सेटिस्फाई बैठता है। मतलब डी का 3 नंबर आएगा, मतलब 4 का डी आएगा, ये कहना है, सॉरी 3 का डी आएगा, तो 3 का डी यहां पर है, सी और ए पर है। ओके, माध्य किसे कहते हैं आपको सभी को मालूम है, क्या होता है माध्य? औसत ही है, मान के चलो n पदों वाले श्रेणी के सभी पदों के योग को n से भाग देने वाला पर प्राप्त संख्या, यही तो है माध्य। मतलब 2 नंबर, 2 नंबर का ए है। अब ए का 2 नंबर, 2 नंबर का ए है, ठीक, 2 नंबर का ए ऑप्शन नंबर सी पर दिख रहा है। ऐसे ही तो चेक करना है जी, और कुछ थोड़ी। 3 नंबर का डी है इन दोनों में। आरोही क्रम में व्यवस्थित विषम पदों n+1/n की श्रेणियों का पद, यही तो माध्यिका है। और चर का वह मान जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक है, चर का वह मान जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक है उसको हम क्या कहते हैं, बहुलक। और ये वाला पॉइंट आपका माध्यिका है। ठीक है,
तो यही ऐसे ही चेक करना है, ज्यादा कुछ खास नहीं, सब परिभाषा से इंडिकेटेड है, कुछ क्या ही बताऊं मैं, इसको परिभाषा से रिलेटेड है सीधा। आरोही क्रम में व्यवस्थित विषम पद n+1/n की श्रेणी का nवां पद माध्यिका कहलाता है। n पद, भाई पदों का योग बटे पदों की संख्या आप करते हो, वो बाध्य कहलाता है। चर का मान वह मान जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक होती, जो सबसे ज्यादा बार प्रयोग होता है, उसको हम बहुलक कहते हैं। और यादृच्छिक प्रयोग के सभी संभव परिणाम जो होगा उनका टोटल समुच्चय, जैसे एक सिक्का को छालते हैं दो आपका हेड या टेल आता है, तो हेड या टेल कंप्लीट क्या हो जाता है आपका प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस हो जाता है। मतलब आपको ट्राई करने के लिए टोटल क्या है, अलग अलग वेराइटीज मिल सकते हैं, वही आपका हमारा प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है और कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा सवाल है, एक चलती हुई ट्रेन की लंबाई क्या होगी जो विपरीत दिशा में आती हुई 180 मीटर ट्रेन को क्रॉस कर जाती है। अब ये रेलगाड़ी से संबंधित है, पूरे कॉन्सेप्ट मालूम होंगे तो सवाल जल्दी बनेंगे। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। प्री बीएड 2024 में पूछा गया है। सभी कॉम्बिनेशन के जो सवाल हैं आपको मिलेंगे इस पूरे सेशन पर, है ना। ध्यान से और पूरे एक एक चीजों को समझते रहिए। सभी जितने व्यापम में पेपर में हुए हैं, व्यापम के पेपर में, सभी व्यापम के पेपर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सभी को कॉम्बिनेशंस के साथ आपको प्रस्तुत किया जा रहा है। चलिए, दोनों ट्रेन की सापेक्षिक गति 150 किलोमीटर प्रति घंटा थी। दूसरा बोल रहा है ट्रेन को एक दूसरे को पार करने में 9 सेकंड का समय लगेगा। तो आपको चलती हुई ट्रेन की लंबाई क्या होगी ये सवाल पूछ रहा है। तो देखो, चलती हुई ट्रेन की लंबाई, दोनों एक दूसरे को पार कर रहे हैं, इसका मतलब है दोनों की चाल हो जाएगी 150 बराबर, दोनों एक दूसरे को पार करता है और विपरीत दिशा में आती हुई 180 मीटर ट्रेन है, लेकिन हमारा जो जा रहा है इस दिशा में उसका लंबाई नहीं मालूम और पार करने में 9 सेकंड का समय लगता है। तो इसको हम देखिए, ये है आपका किलोमीटर पर आवर में, थोड़ा इसको छोटा करते हैं जी। ये है आपका किलोमीटर पर आवर में और ये आपका मीटर, ये भी मीटर, और ये 9 जो है वो सेकंड में है। तो किलोमीटर पर आवर लेफ्ट साइड है और राइट साइड मीटर पर सेकंड है, तो गड़बड़ है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देते हैं। 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 2 एक कम 2, 2 75, 150 और 7 पंचे 35, 350 और 5 पंचे 25, 375 में 180 कम हो जाएगा, तो हमको जो ट्रेन की लंबाई है वो निकल कर आ जाएगी। मतलब 1 और 2 नंबर दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, चलती ट्रेन की लंबाई ज्ञात करने के लिए प्राप्त हो रहे हैं। अब क्या क्या दे रखा है ये देखिए। अकेले निष्कर्ष 2 पर्याप्त है, ये तो नहीं है। अकेले निष्कर्ष 2 पर्याप्त नहीं है, दोनों निष्कर्ष की आवश्यकता होगी हमको ट्रेन की गति निकालने के लिए। उत्तर देने के लिए या तो निष्कर्ष एक या वाला कंडीशन तो है ही नहीं, मतलब एक जन से आंसर निकल जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं। उत्तर देने के लिए निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पर्याप्त नहीं है, ये भी सी गलत। उत्तर देने के लिए निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों आवश्यक है, ये राइट आंसर है, क्योंकि दोनों के माध्यम से ही हम चलते हुए ट्रेन की लंबाई निकाल सकते हैं। ये निकालने का ये फार्मूला, एक कंडीशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर, 25% को दशमलव में बदलने के लिए हम 25 को 100 से विभाजित करते हैं। ओके, ठीक है, 25% को दशमलव में बदलने के लिए हम 25 को 100 से डिवाइड करते हैं। ये तो राइट है, कथन जो है वो सही बोल रहा है कि भाई 25% को दशमलव में बदलना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि परसेंटेज का जो वैल्यू होता है वो 100 होता है अपॉन में, तो ये 100 से भाग करेंगे, ठीक बात है। प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए हम दशमलव बिंदु को एक स्थान बाएं ले जाते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चयन कीजिए। ये तो सही है, लेकिन ये कारण गलत है। क्यों कारण गलत है? क्योंकि हम देखो क्या बोल रहा है, प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए। अब देखो भैया, सीधी सी बात है, अगर मैं 25% को दशमलव में बदल रहा हूं तो 100 से भाग दे रहा हूं। अब 100 से भाग दे रहा हूं, इसका मतलब दशमलव स्थान यहां पर 100 होने के कारण 2 जीरो है उसमें, तो 2 अंक खिसकेगा ना वो। यहां पर हमको क्या बोल रहा है, हम दशमलव बिंदु को एक स्थान बाएं ले जाते हैं। एक स्थान बाएं नहीं ले जाते, 2 स्थान बाएं ले जाते हैं, इसीलिए ये गलत हो गया। अब पहला सत्य है, दूसरा गलत है। एस एवं आर दोनों असत्य है, ये तो गलत हो गया। अब देखो भाई, ऑप्शन को देखना पड़ता है ना, और ये हो जाएगा ए सत्य है परंतु आर असत्य है, ये भी गलत, ये भी गलत, क्योंकि वो उसकी व्याख्या तो कर ही नहीं रहा, गलत है तो। ठीक है, तो पहला नंबर जो कथन है वो सत्य है। दूसरा जो बता रहा है कारण कि भाई एक ही स्थान बाएं खिसकेगा, नहीं, 2 स्थान बाएं खिसकता है। 2 स्थान खिसकता तो उसकी व्याख्या कर लेता, ऑप्शन ए आंसर हो जाता, लेकिन ये आंसर बोल रहा है एक ही स्थान खिसक रहा है कारण जो है, तो हमारा आंसर सी ऑप्शन होगा।
ठीक, आगे बढ़ते हैं अगला नंबर। सही जोड़ी बनाइए। ठीक है भाई, बना देते हैं। सही जोड़ी क्या बनाना है? 250 ml और 2 लीटर का अनुपात। तो पहले ही चेक कर लेते हैं 250 ml और 2 लीटर का जो अनुपात होगा वो क्या होगा। तो 250 ml और 2 लीटर मतलब 2000 ml। 0 0 कट गया, 25 से कम 25 अट्ठे। और कुछ दिखा रहा है क्या? 250 मिलीलीटर और 2 लीटर का अनुपात, तो 1:8 आ रहा है। तो 1:8 नहीं दिया है तो 4/32 तो दे रखा है, क्योंकि इसको काटेंगे तो 1/8 ही दिखेगा ये। ठीक है ना। तो आपका पहला का क्या आएगा? 3 नंबर वाला आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? पहला का 3 नंबर। तो पहला का 3 नंबर ऑप्शन आपका ए और सी पर है। पहला का 3 नंबर ऑप्शन ए और सी पर है। ओके, फिर दूसरा चौथा है, मतलब बी का चौथा है, ये तो चेक करने की जरूरत नहीं। सी का आपका 3 है, सी को चेक कर लेते हैं। सी का आपका क्या है? अलग अलग है दोनों ऑप्शन में। भाई ए और सी आंसर हो सकता है, क्योंकि ए का 3 आया है। ओके, तो ए का आपका 3 नंबर वाला हो गया। अब 2 का आपका 4 होगा, तो 2 का 4 होगा, ये तो आपका आंसर होगा, है ना, क्योंकि दोनों में सेम है। अब सी का आपका क्या है? एक में 1 है और एक दूसरे में 2 है। ठीक है, 2/3, ये भी 2/3, ये भी 2/3, इसी को बोलते हैं समतुल्य भिन्न। तो 2/3 कौन दिखा रहा है? तो 2/3 आपका ये दिखा रहा है, सेकंड नंबर वाला, क्योंकि 12/18 को जब हम काटेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 2/3 यही दिखाएगा। तो आपका सी का नंबर 2, तो सी का 2 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम चीजों को क्लियर करेंगे। ओके जी, आइए आगे बढ़ते हैं। सभी को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ता, एक दो अगर मैच हो जाता है और ऑप्शन में ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं दिया है तो वही आंसर टिक करना है। चलिए, आपके अगला नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है? घन बेलन, खोखला बेलन और गोली या छल्ला। निम्न विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सवाल ने बोला है ठोस कौन है। तो देखिए, एक तो ए बी सी है, खोखला बेलन तो है नहीं, तो आंसर तो ये सी वाला जहां जहां होगा वो आंसर नहीं हो सकता। ये केवल आपका सी एंड डी भी का आंसर गलत होगा। आंसर क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर सी। बिना कुछ चेक किए किसी को क्या करना है कैसा करना है, एक जन को बस मालूम है खोखला बेलन बोला है, मतलब वो ठोस नहीं होगा, वो होगा खोखला। अब सी जिसमें है वो तो गलत होगा, मतलब ए ऑप्शन में सी है, बी ऑप्शन में सी नाम है और डी ऑप्शन में भी सी है, वो गलत हो जाएगा। आंसर केवल ए एंड बी होगा, बस इतना ही देखना है और कुछ नहीं। आइए, कथन कारण वाला है। चलिए, चतुर्भुज की क्रमागत भुजाओं का एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है। एक चतुर्भुज ले लेते हैं, समझाते हैं आपको चतुर्भुज लेकर कि क्रमागत जो भुजा होता है उसका, ये लीजिए एक चतुर्भुज ले लेते हैं हम। एक चतुर्भुज ले लिया। अब क्रमागत भुजा किसे कहेंगे? ये दोनों क्रमागत भुजा है, वैसे ही ये दोनों क्रमागत भुजा है, वैसे ही ये दोनों क्रमागत भुजा है, वैसे ही ये दोनों क्रमागत भुजा है। तो जो दोनों क्रमागत भुजा है उनका एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है। अब उभयनिष्ठ बिंदु मतलब ये वाला पॉइंट की बात हो रही है, ये वाले पॉइंट की बात हो रही है। क्रमागत भुजा में एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है, तो इसका जो कथन है वो राइट है, सही है। ये सब चीज आपको क्या करना है, आपके जो कॉन्सेप्ट है उस समय आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या है। आपको ऐसे कोई प्रश्न नहीं मिलेगा, ये बना के दे रहा है जरूर है, लेकिन कोई प्रश्न आपको गणित की बुक में नहीं मिलता है ना, ये सब कॉन्सेप्ट से ही बन रहा है सवाल। कारण क्या बोल रहे हैं? चतुर्भुज की विपरीत भुजाओं के दो उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं। अब देखो, ये वाला आपको मान लेता हूं, मैं इसको हटाता हूं ना, ये विपरीत भुजा चतुर्भुज का है ना, ये विपरीत भुजा है और ये इसका विपरीत भुजा है। तो क्या इनमें कोई कॉमन है? बोलोगे सर नहीं है, तो कारण तो गलत हो गया ना। चतुर्भुज की विपरीत भुजाओं के दो उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु होता ही नहीं है, मतलब एक दूसरे से कहीं ना कहीं संपर्क करते ही नहीं है। उस स्थिति में आपका चतुर्भुज की विपरीत भुजाओं के दो उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं, गलत हो जाएगा। तो आपका क्या होगा? कथन सही है, ये सही आंसर होगा। कथन सी सत्य है, सी ऑप्शन में दिखा रहा है, सी सत्य है परंतु आर असत्य है। व्याख्या स्पष्टीकरण वाला तो कोई कंडीशन ही नहीं है, इसमें स्पष्टीकरण कर ही नहीं रहा है, गलत है वो। तो ए मतलब कथन सत्य है, कारण जो है वो असत्य है। बस इतना ही था इसमें। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, नीचे कथन एस और कारण आर दिए गए हैं, जिनके विकल्प का चयन करिए, आंसर दीजिए। ठीक है, कथन, किसी भी आयाम के लिए घन और घनाभ का आयतन समान होता है। क्यूब एंड क्यूबाइड का जो वॉल्यूम है वो समान होगा किसी भी आयाम, आयाम मतलब होता है डायमेंशन,
मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के लिए। अब देखो घन का जो आयतन होता है वो होता है a क्यूब और इसका घन आपका होता है LBH। तो भैया घन में क्या होता है, सभी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होता है, लेकिन घनाभ में अलग अलग होता है, इसलिए समान है बोल रहे हैं तो बोलोगे सर नहीं होता है, ये समान नहीं होता है, असमान होता है, असमान होता है। मतलब ये कथन जो है वो गलत हो गया। ओके जी। घन का क्षेत्रफल a क्यूब होता है, घन का कोई भी एक पृष्ठ का क्षेत्रफल भी a स्क्वायर होगा घन का, क्योंकि वर्ग से ही बनता है वो, है ना। तो ये भी गलत हो गया, कारण भी गलत है। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, AS गलत है तथा R असत्य है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। इस तरह से सवाल का जवाब आपको दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर। निम्नलिखित ज्यामितीय आकृतियों को उनके फलकों की संख्या से बता रहा है। अब भाई आप चित्र देखे हैं सभी चित्र को, तो फलकों की संख्या कैसे है, किस तरह से, सारी चीजें बताए गए हैं। तो बेलन में आपका 3 फलक होता है। अब बेलन कैसे दिखता है आपको हम बता देता हूं, ऊपर नीचे, तो एक फलकीय, दूसरा फलकीय, तीसरा फलकीय। घन में आपका कितना होता है 6। क्यूब में, शंकु में आपका कितना फलक होता है 2। और गोला में आपका कितना फलक होता है 1। कहीं आपका शीर्ष बिंदु होता ही नहीं है और कोई फलकों की संख्या नहीं होती है, सीधा सीधा। ठीक है, तो आपका पहला का 3, दूसरा का 6, मतलब सॉरी पहला का 3 मतलब A का 3 B का 4, A का 3 B का 4, A का 3, ये गलत, ये गलत, A का 3 B का 4 और C का क्या है जी आपका, C का 2 है, C का 2 नंबर। अब मतलब ऑप्शन नंबर C मेरा राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से पढ़ते हैं, समझते हैं सवाल को। सही जोड़ी बनाइए। चाल है, औसत चाल है, समय है, कुल समय है। ठीक है भाई। अब देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, मतलब ऑप्शन ए का 3। सभी कॉन्सेप्ट मालूम होगा, फार्मूला पता होगा तो जल्दी से ये चीजें बनेंगी, नहीं तो यहीं अटके रहोगे, क्या होता है फार्मूला नहीं मालूम तो इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि क्या क्या होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो ए का क्या होगा 3। अब ए का 3 आपका ऑप्शन बी में दिखा रहा है और ऑप्शन ए में डी में दिखा रहा है। ठीक है, औसत चाल आपको बताया हूं, अगर दूरी समान है तो दो लोग हैं तो 2ab अपॉन a प्लस बी, लेकिन दूरी समान नहीं है तो कुल दूरी बटे कुल समय होता है, तो औसत चाल आपका हो जाएगा 4 नंबर वाला पॉइंट। अब बी का 4 नंबर वाला पॉइंट कौन सा हो रहा है, तो बी का 4 नंबर वाला पॉइंट दोनों में दिखा रहा है। ठीक है, सी का इसमें 1 है और इसमें क्या है 2 है। चलिए देखते हैं, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होगा। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। क्यों, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा। ठीक है, तो सी का आपका आएगा 2। सी का 2 कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी पर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा इस सवाल का। क्लियर हो गया, बस इतना ही ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं, सभी चीजों को कंप्लीट रूप से सीखेंगे एक एक करके, सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए गए हैं। चलिए सही जोड़ी बनाइए, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के समांतर रेखा का समीकरण। अब समांतर रेखा का समीकरण भी समान होगा जी, ax प्लस बी वाई प्लस के, यही होगा, मतलब a का 2 होगा। अब a का 2 ऑप्शन नंबर बी पर है और डी पर है, मतलब c और a तो कट गया। ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के लंबवत रेखा का समीकरण। लंबवत रेखा का समीकरण होता है तो उसमें माइनस चिन्ह लगेगा बस। कहां पर, ये आपका ये गलत लिखा गया, यहाँ पे b जो है वो छूट गया है, बी एक्स माइनस ए वाई, यही होगा इसी का। ठीक है जी, ओके। b का 3, a का 2, b का 3, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के समांतर और मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। समांतर होगा और मूल बिंदु से भी होकर जाने वाला होगा। ठीक है जी, तो आपका c का 1 होगा, c का 1 होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के लंबवत और मूल बिंदु से होकर जाने, लंबवत है, लंबवत मतलब माइनस आना चाहिए ना, तो डी का आपका 4 होगा। तो क्या क्या मिला, ए का आपका मिला 2, बी का आपका मिला 3,
सी का आपका मिला 1 और डी का आपका मिला 4। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अब ये कॉन्सेप्ट हम पहले ही आपको बता दिए हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण के कॉम्बिनेशन में लंबवत रेखा क्या क्या होता है, समांतर रेखा कैसे बनता है, कब कब अनंत काटता है, कब कब वो संपाती होता है, सब चीज बताए गए हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। जब एक तिर्यक रेखा 2 रेखाओं को काटती है तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। जब तिर्यक रेखाएं 2 रेखाओं को काटती है तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। यदि सवाल बोल रहा है कि भाई 2 तिर्यक रेखा है, ये सॉरी, एक तिर्यक रेखा 2 रेखाओं को काटती है, ठीक है, ये काट दिया, तो दोनों रेखाएं अगर समांतर होंगी तब की स्थिति में क्या क्या होगा? आंतरिक वैकल्पिक कोण समान होगा। ये आंतरिक वैकल्पिक कोण इसी को बोलते हैं, तो ये समान होगा, राइट है। आंतरिक वैकल्पिक कोण असमान होगा, ये तो गलत होगा। बाह्य वैकल्पिक कोण समान होगा। अब बाह्य वैकल्पिक कोण किसको कहेंगे? तो बोलोगे सर ये बाह्य वैकल्पिक कोण ना, ये और ये बाह्य वैकल्पिक कोण असमान होंगे। आंतरिक और बाह्य, आंतरिक और बाह्य दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल दोनों आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं। अब आपका क्या क्या आया? ए आया और सी आया, तो ए और सी कहीं पर है, ये देखो कट गया, केवल ए और सी। आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ए बी सी तो हो नहीं सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त क्रम का निर्धारण कीजिए। 7 पदों की एक श्रेणी है, श्रेणी का माध्यिका प्राप्त करना है। 7 + 1/2 बराबर चौथा पद ज्ञात करना है। श्रेणी को आरोही आरोही क्रम में सजाना है। तो देखिए 7 पदों की एक श्रेणी है, आपका पहला नंबर में यही रहेगा जो श्रेणी है वो। उसके बाद इसको आपको क्या करना पड़ेगा? माध्यिका निकालने के लिए अवरोही या आरोही, मतलब आपको घटते क्रम या बढ़ते क्रम में सजाना होता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे? जितने नंबर पदों की संख्या दिया गया है उसको +1/2 करोगे, जो भी पद आएगा ज्ञात करोगे, और ज्ञात करोगे तो श्रेणी का माध्यिका प्राप्त कर लोगे। ठीक है, तो श्रेणी का क्या ज्ञात कर लोगे? माध्यिका ज्ञात कर लोगे, तो ये हो जाएगा आपका 4 नंबर। मतलब सबसे पहले आप क्या करोगे? 7 पदों की एक श्रेणी है, उसको आप क्या करोगे? आरोही अवरोही क्रम में जमाओगे। आरोही अवरोही क्रम में जमाने के बाद कितने पद दिए हैं, मतलब 7 पद हैं, तो 7 + 1/2 जो पद आएगा उसको ज्ञात करोगे। ज्ञात करने के बाद श्रेणी का माध्यिका प्राप्त कर लोगे। तो आपका आंसर ऑप्शन क्या दिख रहा है? ऑप्शन डी पर नजर आ रहा है। ये माध्यिका ज्ञात करने का क्या है? रूल है। माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं? दिए गए श्रेणी को अवरोही या आरोही क्रम में जमाएंगे, फिर कितने पद हैं उनको गिनेंगे। यहाँ तो दे रखा है 7 पद हैं, तो उसको +1/2 करेंगे, जो भी आएगा भागफल में उसका उस नंबर वाले पद में जाएंगे, उस पद को ही हम माध्यिका कहते हैं, वही आंसर मिल जाएगा। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन निश्चित रूप से सही है? एक समद्विबाहु त्रिभुज में कोई कोण बराबर नहीं होता, ये तो गलत हो गया। 2 कोण समान होता है समद्विबाहु त्रिभुज में, ठीक है ना। आइसोस्केलेन ट्रायंगल में 2 कोण बराबर होते हैं, कोई भी कोण बराबर नहीं होता, ऐसा नहीं है। एक समान क्षेत्रफल वाली 2 आकृतियां सदैव सर्वांगसम होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, आगे देखते हैं। एक ही बिंदु से प्रारंभ होने वाले 2 रेखाएं सर्वांगसम होते हैं, नहीं, जरूरी नहीं है। एक समान त्रिज्या वाले 2 वृत्त सर्वांगसम होते हैं, ये सही है, क्योंकि एक समान त्रिज्या वाले 2 वृत्त सर्वांगसम ऑलवेज होंगे। क्यों? क्योंकि उनकी रेडियस समान है, तो वो हमेशा सर्वांगसम दिखेगा। सभी वृत्त एक दूसरे के समरूप होते हैं, ये हमने भी आपका पिछला सवाल में देखा था। यहाँ पर सर्वांगसम कब होगा? जब त्रिज्या समान होगा। तो ये वाला पॉइंट गलत। एक ही रेखा से, एक ही बिंदु से, मान लो ये रेखा, हमने कहा कि बिंदु से ये रेखा गुजर गया और ये रेखा गुजरा, तो समान थोड़ी हो जाएगा जी। सर्वांगसम का मतलब है जितनी लंबाई की है, जितनी चौड़ाई की है, जितनी ऊंचाई की है, सेम टू सेम होना चाहिए। तो ये 3rd नंबर पॉइंट गलत हो गया। एक समान क्षेत्रफल वाली 2 आकृतियां सदैव समान सर्वांगसम हो सकती है। सर्वांगसम का मतलब है उसका रूपरेखा सब समान होना चाहिए। 3 भुजा वाला है तो 3 भुजा वाला होना चाहिए, 4 भुजा वाला है तो 4 भुजा वाला होना चाहिए। तो क्षेत्रफल समान होने से उनके डायग्राम एक जैसे नहीं हो सकते हैं, तो ये भी गलत हो गया, और ये तो गलत है ही। तो आपका आंसर हो जाएगा 4। त्रिज्या समान है तो उसका वृत्त का आपका जो क्षेत्रफल होगा वो भी समान होगा, और क्षेत्रफल समान होगा तो फिर सीधा सीधा वो सर्वांगसम होगा, क्योंकि वृत्त की ही बात हो रही है, 2 वृत्त की। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आइए अगले सवाल को देखते हैं। त्रिभुज के लिए निम्नलिखित में कौन सा
या कौन से कथन सत्य है? त्रिभुज से संबंधित है, ध्यान से समझिएगा। आंतरिक कोण का योग 180 डिग्री होता है, तो ये सब जानते हैं कि 180 डिग्री तो होता ही है। ठीक है जी, ओके, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो ये पहला नंबर तो सभी को मालूम है कि आंतरिक कोणों का इंटरनल एंगल का टोटल सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ओके, सभी आंतरिक कोण समान नहीं हो सकते, सभी आंतरिक कोण समान नहीं हो सकते। देखो, सभी आंतरिक कोण समान नहीं हो सकते बोला है, लेकिन समबाहु त्रिभुज में सभी आंतरिक कोण समान होते हैं, इसीलिए ये बी नंबर पॉइंट गलत हो गया। अब जहां जहां बी है वो तो गलत हो जाएगा। अब आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी सही होगा। ये आंसर लेने के लिए था और कुछ नहीं है। बाकी इसकी डिटेल बताते हैं। देखो, दो कोणों का योग 180, तीनों त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 अंश होता है। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि आगे और है। अधिक से अधिक एक अधिक कोण हो सकता है, बिल्कुल सही है। अधिक से अधिक एक अधिक कोण हो सकता है। अगर दो अधिक कोण होगा तो दोनों का योग, अधिक कोण का मतलब होता है 90 से ज्यादा 180 से कम। अगर हम अधिक से अधिक दो कोणों को 90 अंश से ज्यादा बनाएं तो दोनों कोणों का योग 180 से ही बड़ा हो जाएगा, जबकि हम त्रिभुज में तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 ही प्राप्त करते हैं। तो एक ही अधिक कोण होता है, दो न्यून कोण होते हैं, ये बात सत्य है इसमें। ठीक, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी। ये असमी का सिद्धांत बोलता है दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका ए और सी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर पॉइंट क्या बोलता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन निश्चित रूप से सही है? अब किसके बारे में सही है, आइए समझते हैं। रेलवे में भी सवाल पूछा गया है, ऐसा नहीं है कि आपका व्यापम ही पूछना है। सभी के कॉम्बिनेशंस को ले आए हैं आपके लिए। एक समद्विबाहु त्रिभुज में कोई कोण बराबर नहीं होता, तो ये आपका तो गलत हो जाएगा। दो कोण बराबर होते हैं। एक समान क्षेत्रफल वाली दो आकृतियां सदैव सर्वांगसम होती हैं। अच्छा, ये सवाल तो आपको अभी हमने किया। एक समान त्रिज्या वाले दो वृत्त क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, रिपीट हो गया सवाल। अगला नंबर हमारा, किसी संख्या की 11 से विभाजिता के परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, 11 की विभाजिता के नियम के लिए निम्नलिखित में से परीक्षण के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है? अंकों का योग 11 से विभाजित होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अंकों का योग 9 से डिवाइड है तो 9 का रूल होता है, 11 से डिवाइड है तो 11 का रूल होता है, लेकिन 11 से डिवाइड होना चाहिए, ये कोई 11 का नियम नहीं है। संख्या और उसके एकांतर अंकों के योग का अंतर 11 से डिवाइड होना चाहिए। संख्या के अंतिम तीन अंक 11 से डिवाइड होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। संख्या 11 पर खत्म होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं है। आंसर आपका बी होगा, सीधी सी बात है। विषम स्थानों पर उपस्थित अंकों का योग और सम स्थानों पर उपस्थित अंकों का योग का अंतर क्या होता है? 11 से डिवाइड है, 0 है या फिर 11 से डिवाइड है, तब वो 11 का नियम पर आता है। तो ये 2 नंबर पॉइंट वही कह रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सही का चयन करें। अब क्या चयन करना है, आइए देखते हैं सही का। केवल दो अभाज्य संख्याएं हैं जो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। तो कौन कौन है? 2 और 3। उसके बाद कोई भी लगातार, देखो केवल दो अभाज्य संख्याएं हैं जो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, 2 और 3, इन्हीं के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, उसके बाद कोई भी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक नहीं है, मतलब क्रमागत संख्या नहीं है, गैप में है। ठीक, प्रत्येक धनात्मक अभाज्य संख्याओं की एक संगत ऋणात्मक अभाज्य संख्या होती है, बिल्कुल सही है। दो अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा सम होता है। अब हमेशा शब्द लिख दिया है, मैं अगर 2 + 3 को करूंगा तो 5 हो जाएगा, ये तो विषम हो गया, तो ये पॉइंट तो मेरा गलत हो गया। सह अभाज्य संख्या हमेशा अभाज्य संख्याएं होती है, हमेशा अभाज्य संख्या होती है ऐसा नहीं है। सह अभाज्य संख्या हम ऐसे भी कह सकते हैं, 2 और 9 भी कर सकते हैं, ये सह अभाज्य संख्या है। तो जरूरी नहीं है अभाज्य संख्या, 9 अभाज्य संख्या नहीं है ना। ठीक है, तो आपका क्या क्या मिला जी? केवल दो अभाज्य संख्याएं हैं जो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, तो ऑप्शन एक तो सही है। ठीक है जी, उसके बाद कहीं पर और मिल रहा है क्या कुछ? प्रत्येक धनात्मक अभाज्य संख्याओं की एक संगत ऋणात्मक अभाज्य संख्या होती है, तो हम आपका एक ही आंसर सही टिक करेंगे, क्योंकि हमारा ऋणात्मक में अभाज्य संख्या नहीं होता, तो ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा, निम्नलिखित को सुमेलित करिए। चलिए भाई देखते हैं, प्राकृतिक संख्या का योगफल से संबंधित है। प्रथम n सम प्राकृतिक संख्या का योगफल, आप सभी को मालूम है n n + 1/2 होता है। रुको
सम संख्या बोल रहे हैं, n n+1 होता है, अपॉन 2 तो प्राकृतिक संख्या के लिए होगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योगफल, तो c का आपका आएगा 3, ठीक है, ओके। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्या का योगफल आएगा आपका n² और वर्गों का योगफल आएगा आपका n+1 2n+1/6। तो a का 4, b का, एक मिनट, a का 2, ऑप्शन बी से स्टार्ट हो रहा है ना, b का 4 राइट है, c का 3 राइट है और d का 1 राइट है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। ये आपका नेचुरल नंबर योगफल वाले से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। आज के सेशन का सबसे अंतिम और बेहतरीन सवाल में से एक, इनमें से किसके 6 सतह होते हैं? अब किनके 6 सतह होते हैं आप सभी को मालूम है कि भाई सबसे पहले हमारा घनाभ में 6 सतह होता है, ओके जी, घन में भी 6 सतह होता है, ओके जी। अब वर्ग चूंकि 2D डायग्राम है तो इसमें एक सतह से ज्यादा दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा 6 सतह तो होने वाला पॉसिबल कुछ है नहीं, क्योंकि ये 2D डायग्राम है। अब बात करते हैं प्रिज्म की। अब प्रिज्म की बात करते हैं तो प्रिज्म के अलग अलग स्थितियां होती है ना भाई। त्रिभुजाकार प्रिज्म होता है, कुछ इस तरह से भी डायग्राम आपको देखने मिल सकता है, मैं नॉर्मली बना देता हूं। यह एक काम करते हैं, हमारे पास डाटा है इसमें, मैं सीधा आपको खींच के ही बता देता हूं यहां से। देखिए यह है हमारा प्रिज्म, ये हमारा प्रिज्म है, जिसको हम इस तरह से सामने से ऐसे मिला देंगे ना तो ये प्रिज्म बन जाएगा, ठीक। दूसरा प्रिज्म आपका क्या हो सकता है, घन और घनाभ जो होते हैं ना प्रिज्म ही होता है, तो ये भी एक प्रिज्म है। तो इस तरह से हम चीजों को समझेंगे तो हमारे पास देखिए इसमें कितने आपके सतह होंगे, तो नीचे एक, ऊपर एक, राइट साइड में एक, लेफ्ट साइड में एक, पीछे एक, तो यहाँ पर 5 ही क्या हो गए, 5 सतह हुए। लेकिन यहाँ पर कितने सतह हुए, 6 सतह हुए। अगर हमारा ये चतुर्भुज आधार है तो 6 सतह, त्रिभुज आधार है तो 5 सतह, वैसे ही पंचभुज आधार होगा तो हमारा 7 सतह बनता है। मतलब फिक्स 6 सतह की बात करें तो प्रिज्म में फिक्स 6 सतह नहीं होता, तो इसीलिए ये भी हमारा क्या होगा, गलत होगा। अब आंसर क्या होगा, 1 और 3, तो 1 और 3 सवाल में कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी पर है। तो इस तरह से हमारे कंप्लीट आज के सेशन होते हैं, जिसमें हमने सारे व्यापम में पूछे गए अभी तक के जो कूट वाले सवाल या कथन कारण वाले जो सवाल थे उन सभी को कवर किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी चीजों को समझ सके कि किस तरह से व्यापम में कूट वाले सवाल या फिर कथन कारण वाले सवाल जो है आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं और कहां से पूछे जा रहे हैं ये भी आपको जानकारी मिल गई होगी। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगले सेशन पर, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।